नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी। आप देख रहे हैं मुझको नेशन नाउ पर। अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी कुड नॉट बी विद अस टुडे, सो आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा आज। आप सबका नेशन नाउ में स्वागत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए साहब, अगर कोई पार्टी ऐसी है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में that can turn things around, it is the BJP। बीजेपी के ऊपर यानी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक अटैक किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनको जहरीला सांप बनाया, बुलाया। नरेंद्र मोदी जी ने सामने से जवाब दिया कि जहरीला सांप तो शिव जी का आभूषण होता है। और उसके अलावा एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, कांग्रेस कहती है कि अगर वो आज हुकूमत में आ गए कर्नाटक में तो वो बजरंग दल को बैन कर देंगे। क्या? और इसी के बारे में बात करने के लिए और इसके अलावा शरद पवार जी के इस्तीफे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बड़े पुराने मित्र गणेश खानकर साहब। गणेश खानकर साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। हाउ आर यू सर? I'm fine, sir. Wonderful, wonderful. So, your friend Mr. Sharad Pawar has resigned as the chief of NCP. ये हंसी आपकी कुछ छिपा रही है, क्या छिपा रही है वो भी बता दीजिए सर। नहीं राजीव जी, मैं राजनीतिक दृष्टि से बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ जी। और शरद पवार जी मेरे मित्र नहीं हो सकते, हमारे मार्गदर्शक हो सकते, भले वे एनसीपी में है। राजनीति के दृष्टि से मतभेद होना अलग बात है, लेकिन शरद पवार जी आज के समय में महाराष्ट्र के सबसे ज्येष्ठ नेता है जी। और आज जो एनसीपी में हुआ है वो उनके पार्टी के भीतर का मामला है, ये पक्षांतर्गत उनके मामले है और उस विषय पर अभी इस समय कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इतना कि उनके पार्टी के विषय वे हल करे, लेकिन शरद पवार जी का राजीनामा, उनका जो इस्तीफा है उसे स्वीकारना नहीं स्वीकारना ये राष्ट्रवादी के अंतर्गत विषय हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों विषय स्वीकारे तो भी नहीं स्वीकारे तो भी ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दूर तक असर करेंगे, इतना जरूर है। लेकिन गणेश खानकर जी, अभी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, अभी अभी लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजीत दादा पवार साहब जो हैं वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि अजीत दादा पवार और एनसीपी साथ में आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के। इसमें कोई सच्चाई है क्या सर? नहीं, देखिए परसों ही जब देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी मुंबई में थे जी, और उसी समय ये इन बातों का खुलासा हुआ है कि आने वाले दिनों में एक नाथ शिंदे ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे जी, उनके नेतृत्व में ही हम अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। अब देखिए, एक बात तो माननी होगी कि एक नाथ शिंदे जी ने जो धाड़स बंधाकर वो शिवसेना से बाहर निकले, जो गलतियां उद्धव ठाकरे जी ने की उसे जवाब देने का उन्होंने प्रयास किया, उन एक नाथ शिंदे जी को बीच में छोड़ना यह भारतीय जनता पार्टी का क्या कह सकते हैं कि हमारा गुण धर्म नहीं है। हम इतने सालों से राजनीति करते आए हैं तो अपने दोस्तों को हमने संभाला हुआ है। देखिए, राजनीति के दृष्टि से मतभेद होना आपस में एक अलग बात होती है, लेकिन जब विचारधारा को लेकर जब बात होती है तो जिस हिंदुत्व को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सहयोगी पार्टी शिवसेना बनी थी जी, वाकया याद कीजिए 1986-87 में जब डॉक्टर रमेश प्रभु विले पार्ले से चुनाव लड़े थे जी। अब उस समय से लेकर शिवसेना हमारे साथ में, और वो विचारधारा छोड़कर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना पसंद किया। उन बातों को नकार कर एक नाथ शिंदे जी बाहर निकले जी। तो अजीत पवार आएंगे नहीं आएंगे मुझे पता नहीं है, वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन अभी के समय में एक नाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। उनके नेतृत्व में ये सरकार बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। आपने देखा होगा कि दिसंबर में तो मेट्रो हो या कोस्टल रोड हो, कोस्टल रोड, ट्रांस-हार्बर लिंक बंदर है, उसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी तरह से सरकार काम कर रही है। जी, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। नाउ लेट्स कम बैक टू कर्नाटका सर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस प्रकार ये कहा, मोदी जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे, उनको जहरीला सांप बुलाया, मोदी जी ने एज यूजुअल, विच इज अमेजिंग बाय द वे,
अगर आप देखें, पहले मणिशंकर अय्यर साहब ने ये कहा था कि भाई अगला जो हमारा अधिवेशन होगा कांग्रेस का उसमें चाय का कॉन्ट्रैक्ट जो है हम मोदी जी को दे देंगे। मोदी जी ने चाय पर चर्चा शुरू कर दी। उसके बाद यह कहा गया कि मोदी जी नीच आदमी हैं। उसको लेकर के कांग्रेस को ऐसा लताड़ा गया, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं रहा। आज अब मोदी जी ने कल ये कह दिया कि जहरीला सांप तो शिव जी के की गर्दन का आभूषण है। मतलब दिस इज फैंटास्टिक। जिस प्रकार द बीजेपी टर्न्स एवरीथिंग अराउंड, इट हैज टू बी एडमायर्ड। फैंटास्टिक सर, गणेश शानकर जी। अब ये सब जानते हुए भी फिर भी अभी तो खड़गे साहब के सुपुत्र हैं, उन्होंने भी कुछ और उल्टा सीधा कह दिया है। और छोड़िए जी, गणेश जी। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि मोदी जी ने अनेकों बार जी अपने वक्तव्यों में और अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि मैं चुनौती को अवसर में बदल देता हूं। जी देखिए, राजनीति में नेता वही होता है जो चुनौती को अवसर में बदल देता है। चुनौती बार बार नहीं मिलती। अब बड़ी चुनौतियां राहुल गांधी जी के सामने भी आ रही है, लेकिन वो उनको Right, I think we seem to have got a problem with the net, is it? Right. I think we've got Mr. Ganesh Khankar with us, but we are unable to hear him at the moment because there seems to be a problem with the net. Sir, right, he's back on. जी सर, बताएं सर, आप बोल रहे थे चुनौतियां राहुल गांधी जी के भी सामने हैं, लेकिन क्या वो उसको अवसर में बदल पाते हैं या नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे? वो नहीं बदल पा रहे, वो काबिलियत शायद वो प्रूव नहीं कर पा रहे। जी देखिए, नेता उसी को कहते हैं ना। इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी। देखिए, इंदिरा जी ने जो कमबैक किया चिकमंगलुरु के चुनाव में, जब वो रिपोल में फिर से खड़ी हुई, वो जीत कर आई, वे संसद में पहुंची, फिर जनता पार्टी आपस के झगड़ों में बिखर गई और इंदिरा गांधी जी देश में एक सशक्त नेता के रूप में फिर से उभर कर आई। जी राहुल गांधी जी अपने आप को देश में प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहते हैं, ना तो उनके पार्टी के लोग उन्हें स्वीकारना चाहते हैं। देखिए, बहुत सालों से बात हो रही है। गुलाम नबी आजाद जी जब बाहर निकले और उन्होंने जब ये बातें सारी कही, तब तो बात ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता को जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपमानित करके निकाला, फिर हेमंत बिस्व शर्मा जी का उदाहरण आपके सामने है, गुलाम नबी आजाद अभी निकलकर चले गए। तो ये सारे लोग जो बात कह रहे, वो यही कह रहे कि सोनिया गांधी जी का एक सपना हो सकता है अपने बेटे के प्रति, लेकिन उनके सपने के लिए पूरे देश को दांव पर लगाना ये सही बात नहीं होती। और लेकिन आप एक और भी चीज देखेंगे। जी बताइए सर, प्लीज कंप्लीट सर, प्लीज, आई एम सो सॉरी। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यही गलती सोनिया गांधी जी ने की थी। मौत के सौदागर कहा था गुजरात के चुनाव में, राजीव जी आपको याद होगा। याद है सर, याद है, बिल्कुल अच्छी तरह याद है। और पूरे चुनाव का समीकरण बदल गया था। जी देखिए, अब मुझे जो आपने जो बात कही, उस पर मुझे जो लगता है कि किस बात को लेकर कैंपेन चले, किस बात को लेकर वो अटैक करे, किस बात को लेकर चुनाव आगे चलाए, यह जो तय करने वाले जो नेतृत्व की बात होती है, वो कांग्रेस के पास इस समय नहीं है। देखिए, अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी खुद गए, प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, अब कांग्रेस पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अब इसका क्या जवाब देंगे? चुनाव के पहले वे सारी बातें कह रहे थे। आप ही ने मुझे पूछा था राजीव जी कि लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे, तो मैंने कहा था ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही फिर से चुनाव जीतने वाली है और हमें पार्टी टिकट नहीं दे रही है। ये बहुत सारे नेताओं की नाराजगी हो सकती है। गणेश शानकर जी गणेश शानकर जी, यहाँ पर क्योंकि आपने इंदिरा जी का जिक्र किया, मुझे याद आता है, इंदिरा जी ने कभी भी अपने किसी भी भाषण में किसी भी विरोधी पक्ष नेता का आज तक कभी नाम नहीं लिया। आप जो भी भाषण उनका उठा लीजिए, जब से उन्होंने भाषण देना शुरू किया आखिर तक 1984 तक, इंदिरा जी ने कभी भी किसी का नाम लेकर या किसी के ऊपर कटाक्ष करके कोई अपशब्द कभी नहीं बोले। हाँ, इतना जरूर बोला कि जो लोग एक जमाने में सत्याग्रह का मजाक उड़ाते थे, आज सत्याग्रह करने चले हैं। और उसके अलावा जब वो फॉरेन हैंड की बात करती थी, विदेशी हाथ की बात करती थी, तब भी वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेती थी।
तो जहां तक के कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद अपना इतिहास भी भूल चुकी है। गणेश जी। नहीं, देखिए, इंदिरा जी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को सामने देख रही थी। जी उनके सामने देश आजाद हुआ, उनके सामने ही उनके पिताजी नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में जी काम करते रहे। जी जब नेहरू जी नहीं रहे तब इंदिरा जी पूरी तरह से राजनीति समझ रही थी। जी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में वे प्रधानमंत्री बनी, तो इंदिरा जी ने राजनीति को नजदीक से देखा था, पूरे देश का भ्रमण किया था, और उस समय कांग्रेस यह पूरी तरह से देश पर स्वतंत्रता के आंदोलन के कारण कांग्रेस की एक पकड़ थी राजनीति पर। उस समय विरोधी पार्टियां नहीं थी तो थी, लेकिन पकड़ थी, इसलिए वो राजनीति को बखूबी समझती थी। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, आडवाणी जी हो, राम मनोहर लोहिया जी हो, ये सारे नेता जब संसद में बैठते थे तो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी पर कटाक्ष करते थे, इंदिरा जी पर कटाक्ष करते थे। लेकिन आपको याद होगा, इंदिरा जी भी कभी आवश्यकता पड़ती थी तो सलाह के लिए अटल जी से बात करती थी। जी देखिए, वो जमाना अलग था। पाकिस्तान के विषय में आपको याद होगा, जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है। जी 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 लेकिन नरसिंह राव ये उसी कैटेगरी में उनके साथ रहे थे। जिनीवा में भेजने की बात हुई तो उन्होंने अटल जी को भेजा। आपको याद होगा जब वे याद है, प्रधानमंत्री थे। याद है सर। अब मैं जो उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं कि राजू जी, वो जमाना अलग था। नेता अपने आप को तपाकर नेता बने थे। अब राहुल गांधी जी एयर कंडीशन से सीधा अमेठी में जाकर सांसद बने हैं, तो उनकी सोच में वो फर्क तो होगा ही। गणेश अब खानकर जी, मल्लिकार्जुन आपको याद खड़गे होगा, जी, गणेश खानकर जी आपको याद होगा, अटल जी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि पंडित नेहरू के ऊपर उन्होंने किस प्रकार कटाक्ष किया था। एक बार एक बहुत बड़ा उन्होंने भाषण दिया था, बहुत क्रिटिकल था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। उन्होंने इनफैक्ट उनको ये भी कहा था कि आप में दोनों किरदार हैं, आप दोनों एक्सट्रीम वे में चलते हैं, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप में चर्चिल भी दिखता है और चेम्बरलिन भी दिखता है। ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, लॉर्ड चेम्बरलिन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन and then he had to resign and Winston Churchill took over during the Second World War in Britain। और अटल जी ने उसके बाद ये कहा कि उसी दिन रात को पंडित जी मिल गए, कहीं कोई बहुत बड़ा कोई जलसा था वहां पे मिल गए, और वो खुद याद करते हैं कि वो खुद उनके पास आए, अटल जी के पास। वो तो बहुत यंग आदमी थे उस वक्त, फर्स्ट टाइम एमपी थे, और उनके पीठ के ऊपर हाथ उन्होंने रखा और थपथपाई पीठ और बोला, यार आज तो बहुत अच्छा बोले तुम। सर, ये एक चीज वापस कब आएगी? और बजाज जी, उसमें उन्होंने, नेहरू जी ने अटल जी से ये कहा कि भाई आपने मुझे कौन से रूप में देखा, ये उनका अगला वाक्य था। लेकिन सर ये कब आएगा वापस? सर पार्लियामेंट ये होता है, मेरा ये कहना है कि पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये होता है। अगर देखा जाए तो ये नहीं होता है कि किसी को आप जहरीला सांप बुला दें, वो क्या है, वो खून का सौदागर और मौत का सौदागर और खून की होली और ना जाने ये सब चीजें। और दूसरी चीज तो अब ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अब ये कहा गया है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे कर्नाटक में। सर राजीव जी, ऐसा है कि देखिए, एक समय संसद में कांग्रेस का नेतृत्व भले ही एज अ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, तो फ्लोर मैनेजमेंट का सारा काम प्रणब दा करते थे जी। प्रणब मुखर्जी के प्रति लोगों में बड़ी श्रद्धा थी, एक उनके प्रति रिस्पेक्ट था। कितने भी मतभेद हो तो प्रणब मुखर्जी जब बात करते थे तो वो विषय समाप्त हो जाता था। देखिए, उनका कद बड़ा था। आज कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी और मैं गुलाम नबी आजाद जी को भी, यानी आज कांग्रेस में नहीं है इसीलिए नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आजाद, प्रणब मुखर्जी, इन दो नेताओं का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि कभी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी पर निचले स्तर पर जाकर कटाक्ष नहीं किया जी। और दूसरी बात ये भी है राजू जी, मैंने याद होगा मैंने आपसे कहा था
कि राहुल गांधी जी के पास इतना सुनहरा मौका था कि वो संसद में खड़े होकर भाषण देते और देश में जो कुछ बातें गलत हो रही है वह जनता के सामने रखते। याद कीजिए राजीव जी, जब अटल जी ने 13 दिन की सरकार चलाई और उन्होंने इस्तीफा दिया था, देश में कई जगह पर पहली बार टीवी पर संसद की कार्यवाही का प्रक्षेपण हुआ था, लोगों ने संसद को सामने देखा था और अटल जी का इस्तीफा जब हुआ तो कई लोगों की आंखों से आंसू छलके थे। जी देखिए ये वो समय था। अब राहुल गांधी जी अपने आप को यदि नेता मानते हैं तो संसद में क्यों वो कही हुई बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता? जी देखिए, और दो बातें, एक, जो जाहिर सभा में जो भाषण होता है वो संसद का नहीं होता और जो संसद में भाषण दिया जाता है वह जाहिर सभा में नहीं होता। आप संसद में भाषण जब भी देते हैं आपको तथ्यों के साथ, आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सदन के पटल पर रखना होता है। जी लेकिन जब जाहिर सभा में आप भाषण देते हैं तो लाखों लोग वहां बैठे रहते हैं, लाखों लोग आपसे कुछ उम्मीद कर आते हैं। संसद ये उम्मीद पर नहीं चलती, संसद ये आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चलती है। तो जनसभा ये आपके उम्मीद पर चलती है, आप जनता को क्या आश्वासित करना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। संसद ये बहस के लिए होती है और जनसभा ये जीतने के लिए होती है। अब कांग्रेस के नेता इन बातों को भूल चुके हैं, वे अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रहे, इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। और यह तभी होता है जब संसद में कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, आप सामने वाले व्यक्ति की कोई दोष, उनकी गलतियां या लोगों के सामने आप रख नहीं पाते। देखिए संसद में बहस होती है ना, यदि संसद में हम बहस करें तो ये सब जो सारे लोग सभापति महोदय के सामने जाकर जिस तरह से गड़बड़ियां करते हैं, उसी बजाय 2-4 घंटे की यदि चर्चा हो और कांग्रेस के कोई नेता 1 घंटे में पूरी ये फैक्ट एंड फिगर्स लोगों के सामने रखे तो क्या देश देखेगा नहीं? क्या देश निर्णय नहीं कर सकता? करेगा ना। लोग देखते हैं भाई इन सारी डिबेट्स को, लेकिन कांग्रेस अपना आत्मविश्वास गवा चुकी है। कांग्रेस अपना आत्मविश्वास गवा चुकी है, इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। आपने कहा मुझसे कि बजरंग दल के बारे में, तो कर्नाटक में वहां के मुस्लिम समुदाय को वो इस निमित्त से संदेश देना चाहती है और इसीलिए उन्होंने बजरंग दल की बात की। भाई बजरंग दल यानी मुझे पता नहीं देश में कौन सी विघातक कृतियां कर रहा है, वे किसी समुदाय के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति यदि बजरंग दल को लेकर चलते तो उसमें गलत क्या है? लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने सामने से कहा कि ये वही लोग हैं, आज मोदी जी ने कहा है कर्नाटक में, ये वही लोग हैं जिसने रामलला को ताले में बंद कर दिया, इतने साल बंद रखा और उसके बाद अब ये बजरंग बली के भी खिलाफ हो गए, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने केरल में पीएफआई को बैन नहीं किया, अब वो बजरंग दल को बैन करने चले हैं, यानी हनुमान जी के भी खिलाफ हो गए। गणेश हानकर जी, देखिए ऐसा है कि समय जो होता है ना राजीव जी, उस समय व्यक्ति को सिखाता है। समय के साथ यदि व्यक्ति ने सीखना छोड़ दिया तो फिर कुछ बातों का जो नुकसान होता है वो क्या होता है, तो वो कांग्रेस है सर। देखिए 1986 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो शाहबानो के केस में उन्होंने जिस तरह का 360 टर्न लिया, उसके पहले उन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे जी, बराबर है जी। अब उस समय देश में जो जनमानस बन रहा था, ठीक उसके उल्टा जाकर राजीव गांधी जी ने वो ताले बंद करवा दिए। अब देखिए उसका परिणाम जो हुआ वो आप जानते हैं कि कांग्रेस आज कहीं की नहीं रही, न यहाँ की है न वहां की है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा सर, गिरधर गमांग जी को आप जानते होंगे, जी जी जी, वे ओडिशा के मुख्यमंत्री थे जी, और मुख्यमंत्री के रहते हुए जिस दिन संसद में वोटिंग करने आए थे तब सुषमा जी ने अपने भाषण में ये कहा था, मुझे आज भी वो वाक्य याद है कि अपनी सत्सद विवेक बुद्धि और अपनी अंतरात्मा को देखकर कांग्रेस पार्टी ये निर्णय करे कि गिरधर गमांग जी मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर काम करते हुए संसद में वोटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए मुझे बहुत ज्यादा याद है, 6 महीने के भीतर ही गिरधर गमांग जी का जो हाल हुआ देश में वो आप याद कीजिए। बस उसी तरह की बात इस कांग्रेस पार्टी की है कि राजनीति में दोहरा तंत्र, दोहरा चेहरा ये बहुत दिन नहीं चलता और कांग्रेस वही गलतियां बार बार कर रही है, वे तय नहीं कर पा रही है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। But that was very strange. Actually, that was very, very strange. Girdhar Gomango, somebody used to call him Gomango, everybody else used to call him Gamang.
In fact, Advani ji pointed it out that how is he sitting here? He is already chief minister. He is already chief minister of Odisha. How can he come over here to vote? And finally, I think the NDA lost by 1 vote, if I remember correctly. उन्होंने वोट किया था. उन्होंने वोट किया था, correct. Yes, He was allowed to vote. था. He was allowed to vote. I remember he was allowed to vote. Mr. Sangma was the speaker, if I remember correctly. P.A. Sangma साहब स्पीकर हुआ करते थे और गवांग साहब ने वोट किया और उस एक वोट की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई थी, याद है मुझे. और उसके बाद जो हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है. वो 272 का जो हिस्सा इस का जो किस्सा है वो तो आपको मालूम है. सोनिया जी ने जाकर के बोल दिया वी हैव 272. लेकिन साहब वो 272 वोट जो थे वो अटल जी के मतलब एनडीए के खिलाफ पड़े थे, कांग्रेस के फेवर में नहीं पड़े थे. तो क्या वही गलती दोबारा कांग्रेस तो नहीं कर रही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ हो यानी बीजेपी के खिलाफ हैं अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस के पक्ष में है. गणेश शंकर जी, ये देखिए राजीव जी, विरोध तो होगा जी देश में कभी भी, यानी देश पूरे विश्व में जहां पे भी जनतंत्र है वहां 100% लोग किसी एक पक्ष के साथ नहीं होते. और ये हम भी स्वीकार करते हैं, हम कितना भी अच्छा काम करेंगे तो कुछ लोगों के गले हम इन सारी बातों को नहीं उतार पाएंगे. लेकिन एक बात यह भी है कि शायद हमारी कार्य पद्धति से या हमारे विचारों से वे नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो नाराज जिस बात के लिए है वो बात अपनी बताने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है. अब जब बात हम करेंगे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम कर रही है जी. हमारा लक्ष्य अंत्योदय है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम सुख सुविधा देना चाहते, वो सत्ता का लाभ उस तक पहुंचाना चाहते. ये हमारी कार्य पद्धति है. शायद इसमें कुछ गलतियां हो सकती है या कई हम अलग सोचते होंगे, लेकिन ये गलती बताने के लिए आप तो सक्षम होने चाहिए. यही मैंने कहा कि उसके कारण लोग नाराज होंगे तो कांग्रेस के पास इसलिए नहीं जाना चाहते कि कांग्रेस अपने आप को उस परिप्रेक्ष्य में देखना ही नहीं चाहती. वे केवल और केवल, मैं जो कहता हूं ना कि एक पेड़ के पीछे पूरे कांग्रेस पार्टी अपने फेरे लगाती है और वह है गांधी परिवार. उसके आगे उनकी सोच ही नहीं है जी. जो देश क्या चाहता है, देश का जनमानस किस ओर जा रहा है. यानी अब देखिए, राहुल गांधी जी का मैं आपसे 2-3 बार कह चुका हूं, बहुत नेता, यानी ये महाराष्ट्र में आज जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है वे ही बता पाएंगे, उन्होंने आत्मचरित्र लिखना चाहिए. जो मेरी जानकारी है, कुछ नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राहुल गांधी जी को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में आप मत भेजिए जी, हम अपना चुनाव खुद तय कर लेंगे, आप उन्हें मत भेजिए. ये बहुत लंबे की बात नहीं है, 2019 की बात है. 2019 की बात है. बोले हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम संभाल लेंगे, आप उनको मत भेजिए हमारे यहाँ पर. लेकिन ऐसा हुआ तो है सर, हिमाचल के अंदर भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई और हिमाचल के अंदर कांग्रेस जीत गई. देखिए, मैंने इसके आपके पहले चुनाव विश्लेषण में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गलतियां, हमारे नेताओं के मतभेद के कारण हम वो चुनाव हारे. वह कांग्रेस नहीं जीती सर, भारतीय जनता पार्टी हारी, आपसी मतभेदों के कारण हारी है सर. ये तो किसी भी स्थिति में हम हिमाचल का चुनाव हारने वाले नहीं थे. और कर्नाटक में सर क्या होने वाला है? कर्नाटक में सर आपने मुझसे सवाल पहले भी पूछा था. 3 बार पूछ चुका हूँ, या 4थी बार पूछ रहा हूँ. हाँ, 4थी बार आप पूछ रहे. मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी और इस चुनाव में जेडीएस का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. 5 तारीख के बाद राजीव जी जो अंतिम पखवाड़ा होता है, वहां पर जब चुनाव अंतिम 4-5 दिनों में जाता है, उस समय जो जनमानस बनेगा, उस समय जो जेडीएस कांग्रेस को नुकसान करने वाली है वही हमारे फायदे में होगा. लिंगायत और वोक्कालिंगा, इन 2 समाजों में वोट बंटने की जो स्थिति थी वो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव शुरू होगा. और आपने जो बात कही बजरंग दल के बैन पर आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरी तरह से घिर जाएगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूं. राइट. और दूसरी चीज, आपने कहा कि हिमाचल में आपसी मतभेदों की वजह से बीजेपी हारी, लेकिन आपसी मतभेद तो महाराष्ट्र में भी हैं सर. बहुत जबरदस्त आपसी मतभेद हैं, भले ही आज वो बिल्कुल छुपे हुए हों. 105 सीट वाली पार्टी एक तरफ और 50 सीट वाली पार्टी एक तरफ, यानी एकनाथ शिंदे.
भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता और बहुत एमएलए ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। सर, ये तो राजीव जी आपने मुझे कोका कोला का फार्मूला पूछ लिया जो हम कभी नहीं बता पाएंगे आपको। जी जी इसका इसका जवाब हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही दे सकता है आपको। लेकिन लोकल लेवल पर इस पे रिजेंटमेंट है सर, भले आप माने या ना माने, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज वी आर इन टच विद जस्ट अबाउट एवरीबडी। और यहाँ पर एक बात पर बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत पॉपुलर नेता हैं, सब लोग उनका समर्थन करते हैं, हर एक कोई जानता है उनकी कैपेसिटी क्या है। उनको आज डेप्यूटी सीएम बना करके टू मेक हिम रिपोर्ट टू एकनाथ शिंदे इज आई थिंक अनफेयर, वेरी फ्रैंकली। राजीव जी ऐसा है कि मैंने इसके पहले आपसे कहा भी है कि महाराष्ट्र में आज जो राजनीतिक स्थिति है जी, उस स्थिति के कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो केवल और केवल उद्धव जी ठाकरे। देखिए, चुनाव पूरा हो चुका था, दोनों पार्टियों को महाराष्ट्र की जनता ने पूरा समर्थन दे दिया था। 105 हमारे, 8 निर्दलीय, 113 हम थे। शिवसेना के पास उनका फिगर था 54, उनके साथ भी कुछ निर्दलीय थे, और कुल मिलाकर हम 180 के करीब जाने की स्थिति में थे। दोनों यानी वहां पर एनसीपी और कांग्रेस मिलाकर 90 के आसपास वो रहने वाले थे, उससे ज्यादा उनके पास कोई फिगर नहीं था। केवल और केवल मुख्यमंत्री बनने की चाहत में उद्धव ठाकरे जी ने हमसे, पता नहीं उनको क्या दिमाग में था, यदि वो नहीं करते, ये युति के रूप में हम सत्ता में आते, तो महाराष्ट्र आज जिस विकास की रफ्तार में है उससे 2 गुना रफ्तार में होता। यदि उद्धव ठाकरे जी उनके साथ नहीं गए होते तो आज ये सारी स्थिति महाराष्ट्र में नहीं होती। मैं आपको राजीव जी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कभी कभी राजनीति में कोई प्रसंग होना और राजनीति में गलती करना, इसमें अंतर क्या होगा? जी। तो ये गलती जो 1999 में, याद करिए, यानी मनोहर जोशी जी थी, फिर नारायण राणे बने और फिर गोपीनाथ मुंडे जी उप मुख्यमंत्री थे जी। हमने एक दूसरे का नुकसान किया। चार, भारतीय जनता पार्टी का सीएम न बने, महज 4 सीटों की वजह से सरकार बनने से रह गई, याद है मुझे। लेकिन सोचिए, हम 15 साल विपक्ष में बैठे सर, हम जी, 15 साल, करेक्ट। 99 से लेके 2014 तक हम 15 साल, जबकि 2004 में हमने बहुत प्रयास किया था मुंडे जी ने, लेकिन कुछ आमदारों के कारण हम रह गए, वरना उसी समय नारायण राणे और गोपीनाथ मुंडे जी सत्ता बनाने में 2003 में कामयाब हो जाते, हम नहीं हो गए, वो बात अलग है। लेकिन जो गलती आज उद्धव ठाकरे जी ने की है, मैंने उस दिन आपसे बीकेसी में कहा था कि बीकेसी की सभा में आप देखिए, उद्धव ठाकरे जी की कुर्सी भी उसी रैंक में होगी जो महाविकास, और वही हुआ जी। उनके लिए स्पेशल कुर्सी नहीं थी, मैं बराबर बात कर रहा हूँ राजीव जी। जी। उन्होंने उसी पोडियम से भाषण किया जिस पोडियम से बाकी कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने भाषण किया। यह प्रसंग नहीं था, यह राजनीतिक गलती थी जो उद्धव ठाकरे जी ने की, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में उनके साथ जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यही गलती, वही परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में भी आज जो अस्थिरता है वे नहीं होती राजीव जी ना। हम पूरी तरह से सक्षमता से काम करते। लेकिन वज्रमूठ रैली जो थी वो असल में बहुत बड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने खुद देखा है, बहुत लोग थे, जबरदस्त भीड़ थी सर। 3 पार्टियां थी जी, इसमें कौन से, यानी मुझे इसमें कोई अचरज नहीं लगता है। 1 मई का दिन था, 3 पार्टियां थी, और जलगांव की पाचोरा की सभा जिस तरह से आपने देखा होगा उसके पिक्चर्स, उतने लोग नहीं जमा हुए थे। और राजीव जी आपको एक बात यानी मैं बता दूं, देखिए उनकी जो नागपुर की सभा थी ना, उस नागपुर की सभा में मुंबई से कार्यकर्ता जाते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। दहीसर के हमारे 2 कार्यकर्ता और शिवसेना के शाखा प्रमुख और इनको बड़ी इंजुरी हुई है, उप विभाग प्रमुख को, और 2 कार्यकर्ताओं की जगह पर ही मौत हो गई। यानी ये जो सभाएं इनकी होती है उनमें कहां से लोग जाते हैं, खाली सोचिए नागपुर की सभा में मुंबई से कार्यकर्ता बाहर रोड जा रहे थे,
देखिए पार्टी है, वो तय करे कौन सी सभा कहाँ करनी है, कार्यकर्ताओं को कहाँ से बुलाना है, वे तय करे। लेकिन 3 पार्टियों की सभा मिलाकर यदि वे करते होंगे तो उसमें हमें कोई अचरज नहीं लगता। इतनी बड़ी सभा तो हम बहुत बार अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, हमें इसमें कोई अचरज नहीं लगता। इससे बड़ी सभा शिवसेना कर ले। सवाल जी। वोटों सवाल वोटों का है राजीव जी। वोट कहां से लाएंगे? विचारों के आधार पर जो वोट मांगने होते वो कहां से लाएंगे? Well, we'll talk about that some other time, sir. But the MBA seems to be very confident that they are winning Maharashtra. The BJP, of course, says that there is no way that they can win. However, in Karnataka, by talking the way they have about the Bajrang Dal पे बैन लगाने की जो बात कांग्रेस ने आज की है, I think they may have handed the advantage over to the BJP. गणेश खानकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर. रियली एंड ट्रूली लवली स्पीकिंग टू यू. स्पेशली जब बात होती है आपसे, मज़ा आता है बात करके. अटल जी की बात होती है, पंडित नेहरू की बात होती है, इंदिरा जी की बात होती है, अडवाणी जी की बात होती है, तब जा करके ऐसा लगता है कि यार कुछ मज़ा आ रहा है बातचीत में. थैंक यू सो मच गणेश जी. सो नाइस ऑफ यू. नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. नमस्कार सर और वंदे मातरम. थैंक यू सो मच. वंदे मातरम. थैंक यू सर. Wonderful. Really and truly wonderful. Mr. Ganesh Khankar, very, very articulate, very passionate, and very sure that the BJP is winning Karnataka. And there is a possibility, of course, that the Congress may have handed over the advantage, well, as usual, by saying what they've done again. बजरंग दल के ऊपर अगर आप बैन लगा रहे हैं साहब, इतने सालों आपने पीएफआई पे बैन नहीं लगाया, and that is now a designated terrorist organization. Congress will have a lot to answer for. Right, another woman from the Uddhav Thackeray Sena, we have Mr. Lakshman Hake. Lakshman Hake साहब, नमस्कार. नमस्कार साहब. नमस्कार सर, नमस्कार. Wonderful seeing you. Are you in the car? I think आप गाड़ी में बैठे हैं शायद. गाड़ी में है सर. गाड़ी में बैठे हैं. मैं मेरे नेटिव प्लेस से मैं पुणे जा रहा हूँ. ट्रैवलिंग में हूँ. Thank you so much, sir. So drive very, very carefully. बहुत carefully आप ड्राइव करें जब भी आप जाएं. And thank you so much. Really honored कि आपने हमारे शो के लिए, नेशन नाउ के लिए गाड़ी रोकी और आप अभी हमारे से बात कर रहे हैं. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन कंग्रेचुलेशन सर. व्हाट अ वंडरफुल रैली. कल जो रैली हुई है, वज्रमूठ रैली बीकेसी में, हम लोगों ने देखा, जबरदस्त. मतलब इतने ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा भीड़, मान गए. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. चलिए रैली के बारे में तो 1 मिनट में बात करते हैं. उसके पहले जो आदरणीय सम्माननीय शरद पवार जी ने एनसीपी की अध्यक्षता से जो इस्तीफा दे दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे क्या एनडीए कमजोर पड़ेगी? लक्ष्मण आगे जी. कमजोर तो शरद पवार साहब जैसे एक बुजुर्ग लीडर जो महाराष्ट्र का लीड कर रहे हैं बहुत दिनों से, और बहुत दिनों से वे सत्ता में रह के लीड कर रहे हैं, अपोज में नहीं. और सत्ता में रह के लीड करना, इसका मतलब यह है कि जो महाराष्ट्र का जितना भी कानून हो, जितना भी डेवलपमेंट हो, जितना भी कोऑपरेटिव सेक्टर रहे, जितना भी बैंकिंग सेक्टर रहने दो, एजुकेशनल सेक्टर रहने दो, और कोई महाराष्ट्र के हित के बारे में जितना भी डिसीजन लिया हो, उसमें शरद पवार साहब का बहुत दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है. और पवार साहब जैसा नेता अगर महाराष्ट्र के राजनीति से अगर थोड़ा बाजू हो जाता है, तो महाराष्ट्र की जनता को थोड़ा ये इमोशनल सिचुएशन है. तो पवार साहब ने राजनीति में रहना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए. हर एक डिसीजन पे उनका राय, उनका मार्गदर्शन महाराष्ट्र की सब लीडर्स लोगों को आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी लास्ट 50 साल में थी. इसलिए पवार साहब का डिसीजन वो वापस लेना चाहिए उन्होंने, और हमारे महाविकास आघाड़ी को उन्होंने गाइड करना चाहिए. सर सुनने में तो ये आया है कि जहाँ तक शरद पवार जी का सवाल है, शरद पवार जी को मिलने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं. उद्धव जी ने भी, मैंने सुना है, बातचीत की है. कांग्रेस का जो नेतृत्व है उन्होंने भी बातचीत की है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी बड़ी खास ज़रूरत है. तो उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं तो साथ में रहूँगा, बस मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा, ऐसा करके उन्होंने कहा है. और एनसीपी के भीतर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर लोगों ने ये कहा है कि आप प्रेसिडेंट रहिए, वर्किंग प्रेसिडेंट किसी और को बना दीजिए, ऐसा करके लोगों ने बोला है. अब पता नहीं मान नहीं रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मान जाएं.
आपको लगता है मानेंगे लक्ष्मण आगे जी? मानना तो चाहिए। और जी बात ऐसी है, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और सब लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का, जो जो एनसीपी के जितने भी एक्टिविस्ट है, लीडर्स है, एमएलएस है, सब लोगों को ये वो एक इमोशनल सिचुएशन है। और शरद पवार साहब अगर ऐसा कोई डिक्लेयर करके थोड़ा काम में थोड़ा बाजू हो जाते तो भी चल चल जाता था, जी मगर डिक्लेयर करके बाजू हो रहे। इसके पीछे बिहाइंड कर्टन बहुत कोई सिचुएशन या कोई टू रीडिंग बिटवीन टू लाइंस हम बोलते हैं, जी इसमें कोई ऐसा हो सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र के सब एनसीपी के एक्टिविस्ट रहने दो, महाविकास आघाड़ी के सब नेतागण रहने दो, वो शरद पवार साहब के पास जाएंगे और उनको मनाएंगे। इसे कई ऐसा मैं थोड़ा बी प्रॉम्प्टली आपको मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण आगे जी, क्योंकि मुझे मालूम है आप बिल्कुल बेबाक बोलते हैं आपने कभी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजीत दादा पवार साहब जो है उनकी कोई डील हो गई हो, बीजेपी के साथ कुछ बातचीत हो गई हो, जैसे अभी अटकलें लास्ट लगाई जा रही? लास्ट लास्ट 15-20 दिनों में महाराष्ट्र का जो राजनीति का माहौल है, ये माहौल और ये कॉमन मैन है जो महाराष्ट्र की जनता है, इस महाराष्ट्र की जनता में मीडिया की तरफ से जितने भी चर्चाएं हो रही है, जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, ये तो आपने जैसा अभी क्वेश्चन उपस्थित किया, उस तरफ मतलब तुमने जो अभी वो प्रश्न उपस्थित किया है, ये सामने रखते हुए थोड़ा बहुत आपके मत से मैं सहमत हूं। और ये सब बिहाइंड द कर्टन हो रहा है, और इसकी वजह से कोई ना कोई मतलब, बहुत बड़ा मतलब हो सकता है। इसीलिए सब एनसीपी के एक्टिविस्ट रहने दो, महाविकास आघाड़ी के एक्टिविस्ट रहने दो, वो चिंतित है। और इस ऐसे समय में शरद पवार साहब ने इस्तीफा देना, ये बहुत बड़ा और बहुत बड़े इसके इसके एंगल्स हैं, इसीलिए जी ऐसा हो सकता है। बिकॉज द टाइमिंग सीम्स टू बी वेरी इंट्रीगिंग, बड़ा यस इंट्रीगिंग सा टाइमिंग है ये, मतलब यस यस, ये ये एकदम। टाइमिंग, ये टाइमिंग पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी गवर्नमेंट, इसके अपोज में महाराष्ट्र में डट के खड़े आना है। और महाराष्ट्र को डट डट के खड़े खड़े सामने आना है। तो सम्माननीय उद्धव जी साहब जो अभी जो वज्रमुठ सभाएं ले रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे जनता का सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में नरेंद्र मोदी रहने दो, भाजपा रहने दो, भाजपा को एक तगड़ी लड़त देना है। जी तो शरद पवार साहब का पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना बहुत जरूरत है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आएंगे और शरद पवार साहब को मनाएंगे। आई होप इट हैपेंस, आई रियली एंड ट्रूली होप इट हैपेंस। मतलब क्योंकि जिस प्रकार लोग बात कर रहे थे, चाहे छगन भुजबल जी हों, अनिल देशमुख साहब हों, हमारे जयंत पाटिल साहब हों, जयंत पाटिल साहब तो रो पड़े इनफैक्ट जब उन्होंने बोला उनको कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप ये कृपा करके मत कीजिए। जितेंद्र अवार्ड साहब को मैंने जिंदगी में आज तक कभी रोते हुए नहीं देखा, पहली बार उनको रोते हुए देखा मैंने। जितेंद्र अवार्ड साहब मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, 1993 से जानता हूं उनको मैंने रोते हुए देखा पहली बार। मैं उम्मीद करता हूं कि पवार साहब विल लिसन टू हिज लीडर्स। लेकिन कल अगर सभा की बात करें, इट वाज अ वेरी वेरी बिग रैली, इट वाज ह्यूज, इट वाज रियली फैंटास्टिक। शिवसेना रहने दो, वज्रमुठ सभाएं रहने दो, महाविकास आघाड़ी की हर एक एरिया में, नागपुर कहाँ है और मुंबई कहाँ है जी। मेरे पहले एक आदमी कोई हाँ, गणेश ठाणकर जी थे, उन्होंने बोला कि बंबई से उधर लोग जा रहे थे। ये ऐसा कोई नहीं है। मुंबई और नागपुर बहुत बहुत बड़ा अंतर है। जा सकते हैं 100-200 लोग जा सकते हैं, 1000-2000 तो नहीं निकलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, नागपुर रहने दो, कोल्हापुर रहने दो, पुणे रहने दो, संभाजी नगर रहने दो, हर कहीं पे उधर के लोगों का इतना प्रतिसाद मिल रहा है। सम्माननीय उद्धव साहब रहने दो या महाविकास आघाड़ी रहने दो, बहुत बड़ा महाराष्ट्र की आम जनता में बहुत बड़ा बीजेपी के अपोज में असंतोष है। और ये असंतोष अगर इनकैश हो जाएगा तो महाराष्ट्र बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा।
और ये सामने रखते हुए मिस्टर अमित शाह साहब और मोदी साहब चिंतित है। इसलिए ये इस महाराष्ट्र के डिप्टी जी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब का जी लीडरशिप भी उन्होंने साइड बाय किया है। इस महाराष्ट्र में उनको ये एनसीपी चाहे उद्धव साहब उनके साथ उनको चाहिए और ये महाविकास आघाड़ी एक साथ खड़ी न हो पाए, इसके लिए वो हर प्रयास करेंगे। और ये सामने रखते हुए अभी महाराष्ट्र के जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय आने वाला है बाकी है, इस डिस्क्वालिफिकेशन निर्णय अभी बहुत जल्दी आने वाला है। जी उसके पहले इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा राजकीय अस्थिरता इस महाराष्ट्र में खड़ी हो गई है और इस अस्थिरता को सामने रखते हुए महाराष्ट्र का समाज मन बहुत 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 अभी चिंतित है। और ऐसे सिचुएशन पे शरद पवार साहब ने अपना जो एक्टिव कार्य है वो उसको थोड़ा सा बाहर जाना, महाराष्ट्र की जनता को ये कभी भी महसूस नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन दुरुस्त बात है इनफैक्ट। लेकिन कल जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई जिस प्रकार मुझ पे और मेरे परिवार के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, जिस प्रकार शिवसेना के बारे में बार बार बात की जा रही है, भाई देखिए सीधी सादी बात है, पूरे महाराष्ट्र में अगर आप जाएं, गांव गांव में जाएं, गांव खेड़े में अगर आप जाएं, वहां पर लोगों के अंदर एक फीलिंग तो है साहब कि उद्धव ठाकरे जी के साथ अन्याय हुआ है। शिवसेना का नाम उठा करके दे दिया गया, तीर कमान उठा करके दे दिया गया। मतलब ये जरा अजीब लगता है। आपको लगता नहीं है कि मतलब इससे एकनाथ शिंदे जी को, बीजेपी को उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को इससे काफी नुकसान हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जितने भी आमदार एमएलए उनके साथ गए हैं, अभी अभी महाराष्ट्र में एक बाजार कमेटी का इलेक्शन हो गया। इस बाजार कमेटी के इलेक्शन में एकनाथ शिंदे रहने दो, भाजपा रहने दो, बहुत करारी हार उनको मिली है। ये जो इलेक्शन है बाजार कमेटी का, इसको जो वोट कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य है और सोसाइटी के सदस्य है, मतलब गांव के गिने चुने लोग हैं। चुने हुए लोगों ने इस भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट को हराया है अभी महाराष्ट्र में। ये तो सामने रखते हुए अभी वो तो बहुत चिंतित है, मगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का ये जो महाविकास आघाड़ी अगर एक साथ चुनाव को सामने जाती है तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जो अभी तक जो उनके मन में है वो उनका मन में जो है वो पूरा सक्सेस नहीं होगा और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने खड़े कर सकती है। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने बात करी, जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने अपनी जो संगठनात्मक एबिलिटी है, संगठनात्मक तरीके से पूरी उद्धव ठाकरे सेना जो है उसको एकत्रित किया है और साथ में बाला साहब ठाकरे के जितने लॉयलिस्ट थे सब लोगों को वो इकट्ठा लेकर के आए हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उन सब लोगों ने सबको इकट्ठे करके आज की तारीख में जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी को समर्थन मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। हर एक को ये लग रहा था कि अब ये छोड़ के चले गए तो अब उद्धव ठाकरे सेना खत्म, मतलब उद्धव ठाकरे सेना अब है नहीं, सीधी सादी बात है। क्या लगता है सर आपको? नहीं साहब, ये शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है पूरे महाराष्ट्र में जी, ये जो शिवसेना का स्ट्रक्चर है, जितना भी गांव रहने दो, गांव हर गांव में शिवसेना की शाखा है जी, और ये शाखा प्रमुख गांव का कारोबार और गांव में जो उनके जो जड़े हैं, इतनी जड़ें मजबूत है शिवसेना की। शिवसेना संगठनात्मक इतना बड़ा माहौल है शिवसेना के पास, जो आरएसएस के पास भी नहीं, जो भाजपा के पास भी नहीं। ऐसा महाराष्ट्र में ऐसा एक भी संगठन नहीं जो हर गांव में शिवसेना की शाखा है। और ये बहुत दिनों से महाराष्ट्र के ऊपर शिवसेना का बहुत बड़ा पगड़ा है। और एमएलए जितने भी गए हैं अभी वो जो एमएलए गए हैं उनके विधानसभा कंसिस्टेंसी में अभी कौन सा भी चुनाव आने दो, वो चुनाव वो लोग हार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले चुनाव में ये जो एकनाथ शिंदे साहब, ये बीजेपी को लगा था कि एकनाथ शिंदे साहब मराठा मैन है, एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र में क्रांति ला सकते हैं, एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना को उद्धव साहब को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। हर एक प्रयास पे उन्होंने सब चाल चलाई उन्होंने,
जी। नारायण राणे रहने दो, नारायण राणे के बेटे रहने दो, जिस दिन तक सम्मानीय संजय राउत रहने दो, उद्धव साहब रहने दो, इतने नीचे जाके वो शिवसेना के ऊपर आरोप करते हैं, गंदी भाषा में आरोप करते हैं, गालियां देते हैं, ऐसे ऐसा कौन सा भी उनका ये रहने दो, मगर महाराष्ट्र की जनता सम्मानीय उद्धव साहब, आदित्य साहब, महाविकास आघाड़ी के साथ साथ खड़ी रह रही है। मैं शिवसेना का एक एक्टिविस्ट हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं शिवसेना और राष्ट्रवादी और कांग्रेस इन पार्टियों के लीडर्स लोगों को विनती करता हूँ कि महाराष्ट्र का समाज मन भाजपा के अपोज में है। जी। आप कौन सी भी गड़बड़ी मत करो। जी। सिर्फ उद्धव साहब की जो वज्रमुठ सभाएं हो रही है, साथ चलो, जनता अपने साथ आने वाली है। और यहाँ पर दूसरी चीज तो सामने देखी गई, स्पेशली जो पुराने बाला साहब ठाकरे के जो पुराने लॉयलिस्ट हैं, जिनकी उम्र कोई 45 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, वो दैट्स अ बिग अमाउंट, दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ वोटर्स, दे नॉट अ स्मॉल नंबर ऑफ वोटर्स। वोटर्स सिर्फ यंग लोग नहीं होते साहब। ओ 40 साल से लेकर के 70-75 साल की उम्र वाले जितने वोटर्स हैं, दैट इज है सर, दैट इज एक्चुअली द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स। वो सब लोग जो हैं आज की तारीख में बहुत नाराज हैं कि ये क्या हो गया। मतलब ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि आप जो मर्जी कह लीजिए, आप कह लीजिए कि साहब हिंदुत्व को धोखा दिया, बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के साथ धोखा दिया, ये किया वो किया वो किया, वो अलग बात है। साहब मैं थोड़ा टेक्निकल आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में 12, 13 या 14 इन 3 आंकड़ों के साथ शिवसेना का वोटर है जी। 12% पकड़ो आप जी। ये 12% जो शिवसेना के साथ जो वोटर है, वो कौन सी भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, ये 12% वोट शिवसेना के साथ इकट्ठा खड़ा है। मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी हमारे साथ आएगी जी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ दलित माइनॉरिटी आज शिवसेना के साथ खड़ी है। आज मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो शिवसेना को दे रहे हैं, सम्मानीय उद्धव साहब को दे रहे हैं। हर कहीं पे सभा होने दो, हर जगह पे मुस्लिम बांधव एक गट्टा शिवसेना के साथ आ रहे हैं। और ये सब मुद्दे ध्यान में रखते हुए सम्मानीय अमित शाह जी चिंतित है, सम्मानीय मोदी साहब चिंतित है, और उनके मन में एक ही बात है, बड़ा मराठा मैन उनको सीएम के रूप में इस साल में उनको महाराष्ट्र में लाना है। ये अभी मैं आपको बोल रहा हूं, और इसकी वजह से महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हाल ही में टटकरे साहब हमारे साथ थे, संजय टटकरे साहब एनसीपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक छोटा सा हिसाब बताया। उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि उद्धव ठाकरे सेना, चलिए मान लीजिए कुछ परसेंटेज वोट का एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, चलो जाने दो, कोई बात 4%, 4% हो, 5%, 4% ज्यादा बोल रहा हूं। उन्होंने कहा 10% गया, 20% गया, जाने दो। उसके अलावा कांग्रेस है, एनसीपी है, इन तीनों पार्टियों का इकट्ठा वोट जो है वो तकरीबन 40 से 44% के करीब बनता है। उसके अलावा जो वंचित अघाड़ी है प्रकाश अम्बेडकर साहब की, वो अगर साथ में आ जाती है 6-7% जी, तो ये वोट जो है 50% के ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 50% के ऊपर अगर वोट इस तरफ पड़ता है। लक्ष्मण आगे जी आपका फ्रेम बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप उसको एडजस्ट मत करें, बहुत बढ़िया फ्रेम आ रहा है आपका, एडजस्ट ना करें सर। अच्छा, मतलब 50% से ऊपर आता है, इसका मतलब 200 सीटें कहीं नहीं गई। 288 में से 200 प्लस सीट्स आती हैं एनडीए की, लक्ष्मण आगे जी। बराबर, हाँ, मतलब 200 प्लस, सो नेचुरली दे विल ऑल बी वरीड। कहीं देखिए साहब, ये हिसाब किताब आपको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, तो बीजेपी को तो मालूम है ही। आगे बोलिए, अब आप बोलिए। महाराष्ट्र में 38% या 37% वोट महाराष्ट्र में वन साइड, एक बाजू को जाता है। वन साइड मतलब वो सत्ता में विधानसभा रहने दो, लोकसभा रहने दो, ये वन साइड महाराष्ट्र में वन साइड पॉपुलेशन जाता है और वन साइड वोटिंग हो जाता है। इसका मतलब ये महाविकास आघाड़ी है, वो 45-48% मत कवर कर रही है अभी का परफॉर्मेंस।
जी इसी ये मुद्दे सामने रखते हुए कौन सा भी सर्वे होने दो, चाहे बीजेपी का सर्वे होने दो, ये फैक्ट है। और इसलिए इस महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आ सकती है। ये तो फैक्ट्स है, आप भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल दूंगा जी। कि ये फैक्ट्स है। तो बीजेपी के वरिष्ठ होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से उन्होंने कोई ऐसी चाल चली हो जिसकी वजह से पवार साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं? साहब मैं थोड़ा आगे जाके आपको बोल देता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत आवाज भी आ रही है, शक्ल भी दिख रही है, आपकी गाड़ी भी दिख रही है। महाराष्ट्र में कौन सा भी प्रयोग करे भाजपा, जी अभी तो भाजपा को महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। इससे ज्यादा मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, जी इन्होंने खुद के राजनीति के लिए बहुत दिनों से जो भाजपा का एक साथ समर्थन करते आया हुआ शिवसेना ये पक्ष, इस पक्ष को बहुत डैमेज करने का प्रयास किया है। और ये महाराष्ट्र की जनता को अजीबात, मतलब महाराष्ट्र की जनता के मन के विरुद्ध है। देवेंद्र फडणवीस साहब को खुद सीएम बनना था, देवेंद्र साहब ने शिवसेना को डैमेज किया, शिवसेना के हर एक लीडर्स को, चाहे एमएलए रहने दो चाहे एमपी रहने दो, उनके सीटें कैसे कमी हो सकती है, इन लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो सकती है, ये सब राजनीति के फंडे इस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने लाए। देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ शिवसेना को नहीं डैमेज किया, देवेंद्र फडणवीस ने खुद की पार्टी गोपीनाथ मुंडे जी की कन्या पंकजा मुंडे को डैमेज किया, एकनाथ जी खड़से को डैमेज किया, अभी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उनको सारा टिकट भी नहीं दिया। इतने सारे लोगों को एक साथ डैमेज करने का काम मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। अभी मैंने लीडर्स के बारे में आपको बोला, अभी मैं ओबीसीओं के बारे में बोल दूं, अगर धनगर समाज के बारे में बोल दूं, अभी मराठा समाज के बारे में बोल दूं, हर एक मुद्दा मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को ये महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अमित शाह जी और अपने नरेंद्र मोदी साहब कितने भी बड़े बड़े निर्णय लेने दो, कौन से भी महाराष्ट्र में प्रयोग करने दो उनको, ये देवेंद्र फडणवीस और उनकी भाजपा महाराष्ट्र की लीडरशिप इस भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। और सम्माननीय उद्धव जी साहब को बहुत बड़े पैगामे पे मतलब अपने उद्धव जी ठाकरे साहब को इस महाराष्ट्र का अगला सीएम चुनेगी, मतलब चुनेगी। क्या अभी बातचीत हो रही है कुछ क्या सर? क्योंकि ये खबर भी आ रही है कि काफ़ी लोग जो आपको छोड़ के चले गए थे, जो 40 जो चले गए थे, मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, वो क्या है वो अली बाबा और 40 वो, तो क्या आपकी कोई बात हो रही है उधर? साहब मैं एक ही बात बोलता हूँ, उनकी बात होने दो या नहीं होने दो, ये जो कोर्ट का फैसला आएगा जी, हम जैसे बोल रहे हैं वैसा आएगा तो वेलकम रहेगा, मगर अगर हमारे अपोज में भी आएगा, अरे ये कौन है निवडणूक आयोग, ये कौन है कोर्ट, अरे ये लोकशाही है, लोकशाही में जनता के दरबार में शिवसेना किसकी है और लोग किसके साथ है वो तय करेगी, जनता तय करेगी जी। और 1 साल बचा है, 13, 14, 15 महीने बचे हैं, हम जनता के दरबार में जाएंगे और शिवसेना किसकी है ये पूछेंगे। हमें ना चिन्ह की जरूरत है, ना कोर्ट ने बताने की जरूरत है, ना निवडणूक आयोग ने बताने की जरूरत है, हमें सिर्फ टेक्निकल मुद्दों पे इस लोकशाही के जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उन्होंने उनका काम करना चाहिए, लोकशाही बचाना चाहिए। हम तो जनता के दरबार में जाएंगे और जनता हमें चुनेगी और जनता शिवसेना किसकी है ये जनता, महाराष्ट्र की जनता निवडणूक आयोग को, लोकशाही को, भारत देश को, पीएम को, सीएम को, सब लोगों को बताएंगी कि शिवसेना किसकी है। ये तो हम जनता के दरबार में जाएंगे जी, और जनता आपके मुताबिक आपको आपका पूरा समर्थन करेगी आपके मुताबिक। तो क्या सामने से लोग आपसे बात कर रहे हैं
जो Yes. 40 छोड़ के गए थे, क्या उनकी बातचीत जारी है या नहीं? 15-18 आमदारों का डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन जिस दिन आएगा उस दिन इस भाजपा ने लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है, मैं खुद का मैं तो मुझे तो कोई ऐसी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर मीडिया और जनता और इस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कुछ कुछ चल रहा है। मगर भाजपा ने कौन सा भी प्रयोग करने दो, ये भाजपा ने अगर कोई महाराष्ट्र में और एक बड़ा प्रयोग किया तो ये जो शिवसेना के जो लोग उधर गए हैं वो उनमें से बहुत सारे एमएलए अभी वो जो टीका कर रहे थे उद्धव साहब के ऊपर, शिवसेना के ऊपर, उनका जो तेवर है वो बहुत नरम पड़ चुका है। अभी ये सब लोग डिफेंस में आ चुके हैं। मगर हमारी जनता, महाराष्ट्र की जनता बोल रही है नहीं साहब, तुम आगे आना चाहिए और इन लोगों को माफी नहीं करना चाहिए। ये जनता की राय है अभी महाराष्ट्र में। वंडरफुल। अभी वो सिचुएशन बताएंगी और आगे क्या होने वाला है ये तो जरतर की बात है, मगर महाराष्ट्र की जनता शिवसेना के साथ है। Wonderful. Thank you so much, sir. Thank you very much. Yes. Lakshman Yes. Hageji, always a pleasure talking to you, and thank you so much for stopping your car right on the highway and talking to us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। Thank you. वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। Thank you जय very much. महाराष्ट्र। Thank you. Thank you, thank you. Well, that's it. You heard it. You heard it from the man in the शिवसेना। शिवसेना के जनाब लक्ष्मण हागे साहब ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, ऐसा शिवसेना का मानना है। और कल की रैली देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई उद्धव ठाकरे जी ज़रूर मुख्यमंत्री बनेंगे अगले साल, और इस बार अभी जो शरद पवार जी ने इस्तीफ़ा दिया है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और कहानी है। सिर्फ यही नहीं है, जो दिख रहा है वो नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। लेट्स आस्क द जेंटलमैन फ्रॉम द कांग्रेस। बालाजी गधे पाटिल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। पाटिल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्कार सर। हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन सर। व्हाट अबाउट यू? Always fine, always fine. Vande Mataram, sir. Welcome to Nation Vande Now. Mataram, sir. So nice of you. I'm sorry, Pradeep ji could not be here today. He had to rush out. He had to rush to Daman for some urgent Okay, work. sir. तो आपको सिर्फ मुझे ही झेलना पड़ेगा सर आज। अरे सर नहीं, सॉरी। जेल तो तो हम देश के आप ये बताएं सर, शरद पवार बिल्कुल सर, जी, बोलिए। आदरणीय शरद पवार जी, जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। मतलब ये क्या, ये कुछ समझ में नहीं आया। पवार साहब देश के राजनीति के बहुत बड़े नेता है। उनका एक्सपीरियंस इतना है जी। कि मेरी उम्र से दुगना उनका पॉलिटिकल करियर रहा है जी। तो वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उनके ऊपर तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन अभी आज जो भी हो रहा है तो शरद पवार जी कुछ न कुछ धमाके के लिए जाने जाते हैं जी। लेकिन उनका इस्तीफा, राजनीति से, राजकीय जीवन से निवृत्ति लेना, रिटायर्ड लेना, ये पूरा उनका व्यक्तिगत और पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। But he has not said he is retiring from public life. He said he will remain in politics. Exactly, yes. वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ूंगा, लेकिन अध्यक्ष नहीं रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल। तो ये पवार साहब, लोकतंत्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ऐसे नेता की अभी भी हमको जरूरत है। तो सिर्फ अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। जो भी है उनके नेता और उनके पार्टी के लोग और प्रवक्ता कहेंगे, हम आगे लेके जाएंगे अपने सब्जेक्ट को। लेकिन ये बताएं सर, क्योंकि लेट्स फिनिश दिस ऑफ बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू नो द कांग्रेस ओपिनियन आल्सो, कि भाई शरद पवार जी का आज की तारीख में ये अनाउंस करना, चलिए उन्होंने कहा कि वो क्योंकि 1 मई को आए थे 60 साल पहले, वो भी 1 मई था, दैट्स व्हेन ही जॉइंड पॉलिटिक्स, सो ही वुड लाइक टू लीव इट राइट नाउ। लेकिन इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इसके पहले अजीत दादा पवार की जो बात चल रही थी कि हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लें, अब वो अटकलें और तेज हो गई हैं। अब वही रूमर्स और ज्यादा तेज हो गए हैं कि हो सकता है कि ये सब किया गया हो क्योंकि अजीत दादा पवार हाथ मिला सकें देवेंद्र फडणवीस साहब से। ऐसा हो सकता है क्या? इज दैट पॉसिबल? सर ये जो रूमर्स है, जो आपने अभी शब्द यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में 2014 से मीडिया सिर्फ रूमर्स फैलाने का काम ही कर रही है जी। अजीत दादा को जाना है या नहीं जाना है उनके दिल की बात है जी। वो हम अभी देश में या दुनिया में कोई अभी तक तो ऐसा यंत्र बना नहीं है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो देख ले। तो जब जाएंगे तब देखेंगे ना, अभी से क्यों बवाल मचा रहे हैं। अभी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं सर। अभी यहाँ पे
ओले पड़े हैं, ओले गिरे हैं बर्फ के, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, यहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार रास्ते पे घूम रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। लेकिन अभी मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। पवार साहब इस राजनीति में रहने चाहिए और वो है। उन्होंने सिर्फ कहा कि अध्यक्ष पद पे मैं नहीं हूँ। बाकी जो रूमर्स का आपने जिक्र किया वो सब मीडिया के, जो कि बीजेपी स्पॉन्सर जो भी मीडिया है, उस मीडिया के ये उनका एक प्रोपोगंडा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मूलभूत फंडामेंटल मुद्दों से गुमराह किया जाए और उनको दुख और जो भी महंगाई है उनसे भटकाया जाए। तो ये हर हफ्ते नया मुद्दा ढूंढते हैं सर। तो ये रूमर तो अभी ये 2-3 दिन तो इनको नया मुद्दा मिल गया सर। और स्पेशली क्योंकि बड़ी अजीबोगरीब बात है, आपने जो बात कही है उसमें काफी सच लगता है, क्योंकि हाँ। कल ही वज्रमुठ रैली हुई जी आपकी बीकेसी में, जी जबरदस्त रैली हुई, मतलब इट वाज ह्यूज, एग्जैक्टली सर। ह्यूज मतलब ह्यूज। बट यस वेरी अनफॉर्चुनेटली, दुखद बात यह है आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज बात हो रही है शरद पवार जी के रेजिग्नेशन के बारे में। एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक इट इज ऑल प्लान्ड? डू यू थिंक इट इज ऑल? यस सर, इट्स टोटली प्लान्ड। और वही मैं उसी वज्रमुठ रैली के ऊपर आने वाला था कि जी वहां पे जो लोग थे सर, वो लोग 500 रुपए लेके खरीद के नहीं लाए हुए थे, वो जी लोग खुद आए थे। 500 में आ जाते हैं आजकल? उन्होंने क्या आजकल वो रेट, लोग आज खुद आज आए थे वहां आजकल का पे। रेट 500 चल रहा है क्या? नहीं सर, अभी ज्यादा चल रहा होगा, वो तो पता नहीं है। तो जी वो जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। जी जिस वक्त एकनाथ शिंदे जी का बीकेसी में एक ऐसी सभा हुई थी और उद्धव ठाकरे साहब की इधर चल रही थी और उनकी उधर चल रही थी, दसरा मेलावा था, आपको शायद जी याद याद होगा। है, याद है, याद है। हाँ, तो उस वक्त बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा लोगों से कि किसकी सभा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, जो आम लोग थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में गरीबी से परेशान हो गए थे, वो लोग, उनको एकनाथ शिंदे जी की सभा है ये भी आंसर उनको मालूम नहीं था। बस उनको भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए खरीद के लाया गया था। तो यही राजनीति बीजेपी ने इस देश में चालू की है और वही चल रहा है। तो मैं उस वज्रमुठ सभा के ऊपर आता हूं जी सर। अभी पूरा का पूरा बीजेपी ने एमवीए तोड़ने का हर तरीका, हर वो कोशिश की है और हर वो कोशिश उनकी नाकाम रही एमवीए को तोड़ने की, महाविकास अब आघाड़ी तक, के अब इस तक, गठबंधन को तोड़ने की। अभी और तक, जब अभी तक नाकाम रही। अभी तक तो नाकाम रहेगी और आगे भी रहेंगे। जी तो ये जो कल की वज्रमुठ सभा है, और महाराष्ट्र में ये तीसरी सभा थी, जी हर सभा में जनता का जो ट्रिमेंडस रिस्पांस वहां पे मिल रहा है, वो रिस्पांस देख के बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। वो सब बौखला गए हैं सर, ये सच्चाई है। और उन्होंने जितने भी सर्वे करवाए, मैं यहाँ पे जनता के सामने आपके माध्यम से जाहिर करना चाहता हूँ कि जी बीजेपी ने बहुत सारे सर्वेज करवाए हैं महाराष्ट्र के, बीएमसी इलेक्शन का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। उन सभी इलेक्शन के सर्वे में बीजेपी को हार नजर आ रही है। इसी वजह से तो वो पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शन नहीं करवा रहे। इसी वजह से तो 3-3, 4-4 साल पहले, 3 सालों से बहुत सारे, औरंगाबाद जैसा कॉर्पोरेशन है जहां पे अभी तक, जिसको अभी संभाजीनगर बोलेंगे, वो संभाजीनगर का कॉर्पोरेशन अभी तक 3 सालों से इलेक्शन के लिए राह देख रहे लोग। जिला परिषद है बहुत सारे, ये इसीलिए चुनाव नहीं कर रहे शिंदे फडणवीस सरकार की उनको हार दिख रही है। उनके जो भी सर्वे वाले लोग हैं उन्होंने बताया है कि अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो हार जाएंगे, महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी। सर, कल का ही आपको मैं बताता हूँ। मैंने एक 8 दिन पहले आपको जब डिबेट के लिए आया था, उस वक्त कहा था कि मैं एपीएमसी में बिजी हूँ। तो महाराष्ट्र में जितने भी एपीएमसी है उस सभी में महाविकास आघाड़ी और 1 नंबर में कांग्रेस रही है। तो ये बीजेपी की हर जगह पे हार हुई है सर, हर जगह पे। जी सर, तो ये उनको, तो ये वज्रमुठ सभा से तो ये गुमराह करेंगे जी। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये बताएं, देखिए साहब, यहाँ तक कि शिवसेना के वोट का सवाल है, जो वोट परसेंटेज है शिवसेना की, कांग्रेस की और एनसीपी की जी, मतलब चलिए मान करके चलिए, जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना की जो वोट परसेंटेज है कब कुछ कम हुई होगी एकनाथ शिंदे जी के जाने के बाद। लेकिन जो हम लोगों को रिपोर्ट आ रही है क्या है कि काफ़ी जो पुराने बाला साहब ठाकरे के जो लॉयलिस्ट हैं वगैरह वगैरह, वो सब लोग, ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, इट साउंड्स वेरी बोरिंग बट हैज़ टू बी डन, कि दे आर ऑल विद उद्धव ठाकरे। कि उनको साहब देखिए, जब तक के शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल यानी इलेक्शन चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह जो है, जब तक के वो एकनाथ शिंदे जी को नहीं दिया गया था,
तब तक फिर भी ठीक था। जैसे ही नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया, उसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है, लोगों में काफी फीलिंग ऑफ हर्ट है कि यार ये क्या हो गया, ये मतलब ठाकरे के बिना सेना, ये कुछ समझ में नहीं आया किसी को। सर तो अभी जी एकदम मुद्दे पे आपने ये लाया है कि अभी महाराष्ट्र में जब भी हम घूम रहे हैं जी तो एकनाथ शिंदे जी की वजह से शिवसेना का जो वोटर है वो कम नहीं हुआ है सर, वो अभी बढ़ा है। क्योंकि जो लोग, आम आदमी जो है, जो शिवसेना को वोट नहीं करता था, जो आम आदमी है, उसको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है और ये गलत किसी साजिश के तहत किया गया है। तो चिन्ह चला जाए, पार्टी का नाम चला जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों में जो गुस्सा है कि ये छीन लिया है, जी केंद्र की सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके ये सब छीन लिया है। इसमें कौन है? मोदी जी है, अमित शाह जी है, फडणवीस जी है, और इन सभी लोगों ने छीन लिया है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए सर इतिहास गवाह है कांग्रेस का। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कांग्रेस का सवाल है, इन 2019 यू गॉट 15.87% ऑफ द वोट 2019 में, और इफेक्टिवली उस वक्त एक तरीके से देखा जाए बालाकोट और वो पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद लोकसभा में ये लोग जीते, बीजेपी जीती, और उसके बाद वो इफेक्ट था, 303 सीटें आ गई थी बीजेपी की लोकसभा में। उसके बावजूद आपका जो वोट शेयर था दैट वाज अबाउट 15.87%। एनसीपी का जो वोट शेयर था दैट वाज अराउंड 16.71%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस 16.71%। सो दैट वर्क्स आउट टू अराउंड 33%। और उसके अलावा जो शिवसेना का वोट है वो दैट वाज अराउंड 16.41%। अब वो 16% में से चलिए 5% भी आप कम कर लीजिए, फिर भी 11 के 12% बनता ही है। तो 1% भी कम नहीं होगा सर, अभी उनका बढ़ जाएगा। सर मान लीजिए चलिए मान लीजिए, फिर भी 42% के करीब जाता है सर, 42-43% के करीब जाता है। और यहाँ पर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है दैट वाज अप अबाउट 25.75%, दैट इज अराउंड 26%। यस सर। So that vote percentage is not likely to go up. I don't think so. भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो 26% के ऊपर तो जाने वाला नहीं है। तो अगर ये तीन पार्टियों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा लड़ता है तो आप तो जीत गए पहले, मतलब इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही जीत गए। सर महाराष्ट्र की बीजेपी की आपने जो कॉम्बिनेशन बताया, वो कॉम्बिनेशन देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को पता है, और वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। इसी वजह से कौन सी पार्टी के नेता की कौन सी फाइलें हम निकलवाए, उसको डराए, धमकाए, ईडी सीबीआई लगवाए, और उसके जिसके पीछे 20-25 एमएलए हो उसको डायरेक्ट कैसे पार्टी में ले ले और अपना वोट परसेंट बढ़वाए। इसी प्रयास में अभी बीजेपी पिछले 4-5 सालों से लगी हुई है और उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही। आपने पुलवामा का जिक्र किया है, अभी लोगों को सतपाल सिंह मलिक साहब का जो भी इंटरव्यू आया है उसके वजह से वो मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, उसको दबाने के लिए बहुत सारे इस देश में कांड सर सबने दिखाया, बट आई हैव माय ओन व्यू ऑन द मैटर, बट एनीवे आप बोलिए सर, बोलिए प्लीज। बिल्कुल कॉन्स्पिरेसीज हुए, लेकिन अभी लोगों को पता चल चुका है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है जो आपने 25% बताया सर, वो भी घटने वाला है। और अभी मुद्दे नहीं सर, कर्नाटक इलेक्शन का मैं कहता हूं सर वही रहे, एक मिनट, मैं कहता हूं उतना ही रहे, 25.75% ही रहे। और जहां तक एकनाथ शिंदे जी का सवाल है, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू गेट मोर देन 5% ऑफ द वोट। फिर भी उनका 30% के करीब ही रहता है, और आप तीनों पार्टियों का 40% के ऊपर जाता है। बिल्कुल सीधी सादी बात है। और इसमें अगर जो वंचित अघाड़ी का भी वोट अगर ऐड हो जाता है, मान लीजिए अगर आपकी प्रकाश अंबेडकर जी से आपकी मतलब बातचीत हो जाती है एमबीए की, तो इट गोज अबव 50%, मतलब सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन टू बीट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, ये दोनों का पूरा प्रयास रहेगा किसी भी तरीके से आपकी युति को तोड़ना, बिल्कुल कुछ भी करके। सर अभी वो प्रयास चल रहा है। अभी अजीत दादा के लिए जो भी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, या फिर पिछले कुछ दिनों पहले अशोक चौहान साहब जी के बारे में भी फैलाए गए, लेकिन उनमें वो नाकामयाब रहे हैं। क्योंकि अभी इन नेताओं को भी पता चला है, जो भी है, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, कि ये सब पार्टी से लॉयल नेता ये छोड़ेंगे नहीं। But Ashok Chavan ji, I don't think so. I've known Ashok Chavan ji for God knows how many years. Ashok Chavan ji के बारे में ये कहना तो बेवकूफी है, मतलब सवाल ही नहीं। तो ये बीजेपी सर अभी बेवकूफी तो कर रही है, उनको राजनीति कहाँ करनी है, अभी उनको बेवकूफी करके लोगों को गुमराह बनाना है।
उनकी हर कोशिश I have known नाकामयाब Ashok Chavan for 30 years. I mean, there is no way that he will. एग्जैक्टली सर, तो सवाल एग्जैक्टली। ही तो ये इतने बड़े सब, सिर्फ आपने जैसे जिक्र किया कि वज्रमूट सभा का आज कौन क्यों कोई जिक्र नहीं कर रहा है, कल इतनी जी। बड़ी रैली हुई। जी। तो ये इसीलिए नए जो रूमर्स लाए जाते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन है वो अपोजिशन अभी जनता के दिलों में जा रहा है और जनता मोदी के मुद्दे के ऊपर उनके खिलाफ बोल रही है, तो ये नहीं चाहिए, इसलिए रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। और आने वाले बहुत सारे सर, कर्नाटक के इलेक्शन में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया वो बताने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। कर्नाटक में जो गवर्नमेंट थी उनकी, उसने क्या किया वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी उनकी हार हर राज्य में सर तय हो चुकी है। हर राज्य में बीजेपी सत्ता से हट रही है जहां जहां भी है। और केंद्र में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे और लेकिन कांग्रेस जहाँ की तक सरकार लेकिन पर जहाँ आएंगे। तक कर्नाटक का प्रश्न है, कर्नाटक में तो एक तरीके से अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप ही लोग उनको इतना बड़ा मुद्दा दे देते हैं। कभी मोदी जी को जहरीला सांप बुलाते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि जहरीला सांप तो शोभा बढ़ाता है, श्री आभूषण है शिव जी का। ये सब फिर आप बोलते हैं कि आप बजरंग दल के ऊपर बैन लगा देंगे। सर इतने सालों तक जब आपकी सरकार केरल में थी, आपने पीएफआई पे बैन नहीं लगाया। तो मतलब जहां तक आपका सवाल है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है साहब, वेरी फ्रैंकली। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ना जाने कितने सालों से पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन उनके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं सर, बोलना नहीं चाहिए था, वेरी नहीं फ्रैंकली। सर एक स्तर होता है, एक पॉलिटिक्स का एक स्तर होता है। इंदिरा जी को आप देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल है। पंडित जी को देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है। और तो और छोड़िए, राजीव गांधी जी को देख लीजिए, आज तक कभी उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। वो कांग्रेस वापस लाइए सर। आप जैसे यंग लोग जो हैं, आप जैसी युवा पीढ़ी जो है अभी कांग्रेस में, आप वापस गांधी जी के तौर तरीकों पर आप जाइए। मैं तो आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग सो मच बिकॉज़ दिस इज अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, सर माय फादर वाज इन द कांग्रेस। स्वागत करता हूं सर, माय फादर वाज इन द कांग्रेस, माय ग्रैंडफादर वाज इन द कांग्रेस, माय ग्रैंडमदर वाज इन द कांग्रेस। और तो और छोड़िए, माय ग्रैंडमदर वेंट टू जेल, माय ग्रैंडफादर वेंट टू जेल, माय फादर वेंट टू जेल ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। तो मुझे बड़ा खुद को दुख होता है। आपके सामने सर एक रेडीमेड प्लेबुक है, एक स्ट्रेटजी की प्लेबुक आपके सामने है। दैट इज गांधी जी। गांधी जी के जो मेथड हैं वो आपके सामने हैं, उन्हीं को मतलब आप जरा फॉलो करिए। कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस हराती है सर। गड़े पाटिल साहब, कांग्रेस को शुरू से मैं ये बोल रहा हूं, ये रैली देखिए ना साहब, आप ये रैली देखिए, इसको कोई हरा सकता है क्या? आप खुद हरा सकते हैं इसको, बस, और कोई नहीं हरा सकता। जी बोलिए। कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। मैं आपके साथ इस बात पे सहमत हूँ। लेकिन वहां पे जो भी माहौल है, अभी बीजेपी के तो जो मुद्दे मिलते हैं उसको बातों का बतंगड़ बनाना है। लेकिन जो भी आपने कहा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बोलने वाले पत्रकार इस देश में बहुत कम हो गए हैं। इसलिए विपक्ष और सत्ताधारी और कम होते जाएंगे, और कम होते जाएंगे। बिल्कुल सर, और कम किया जाएगा। जी। तो विपक्ष और सत्ता, इन दोनों को सही रास्ता दिखाने वाले सच्चे आपके जैसे पत्रकार इस देश में अभी भी है। इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ, आप मेरे दिल की बात बोल रहे थे सर। एज अ कांग्रेसियन मैं आपकी इस बात पे सहमत हूँ कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, बीजेपी की कोई मजाल नहीं है। क्योंकि अभी बीजेपी के पास सर आने वाले कौन से भी इलेक्शन के लिए मुद्दा बचा नहीं। हर एक झूठ उन्होंने आजमाया है, अभी झूठ ही खत्म हो गया सर, झूठ शर्मा रहा है। तो अभी उनके पास मुद्दा नहीं है। तो महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए, बीएमसी की बात की जाए, महाराष्ट्र की विधानसभा की बात की जाए, या फिर जिला परिषद की बात की जाए, हर जगह पे महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे आ रही है। अगर आपने कभी किसी भी इंटरव्यू में अभी एकनाथ शिंदे जी का मुखड़ा देख लीजिए, वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जो भी करते हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी से पूछ के करते हैं। विधानसभा में भी जब वो सेशन में या किसी भाषण में बोलते हैं, तब हर वक्त उनका नजर से उनकी सहमति अनुमति लेने के बाद ही वो बोलते हैं। तो ये सरकार ये ऑक्सीजन पे चल रही है। पता नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब भी इलेक्शन, हम सर चुनाव की यहाँ पे राह देख रहे हैं। जब भी चुनाव हो जाएंगे, उस वक्त का जो भी रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के खिलाफ होगा, क्योंकि जनता बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आपको क्या उम्मीद है सर, ये तो बता दें। मतलब हमें तो उम्मीद नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग,
हाँ। कि बीएमसी के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, वो तो नहीं होने वाले, मुझे नहीं लगता। जी, मुझे बिल्कुल। नहीं, मुझे तो वो करवाएंगे मुझे भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव होने के बाद होंगे बीएमसी के इलेक्शन, बिल्कुल मुझे सर। ऐसा लग रहा है। नहीं सर, अभी अभी जिस तरह से शिंदे फडणवीस जी का काम चल रहा है, तो वो 2024 के बाद ही बीएमसी हो या फिर जितनी भी मिनी विधानसभा जिसको बोलते हैं, वो जितनी भी जिला परिषद हो, उन सभी जी। का इलेक्शन ये 2024 के बाद ही करवाएंगे, ऐसा उनका जो भी है उनके स्टेटमेंट या लेकिन फिर ये कोई उनका ये प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, परहैप्स आपकी स्टडी होगी इसमें। ये हमारे हाँ। दर्शकों की जानकारी के लिए और मेरी खुद की जानकारी के लिए मैं खुद से जी। पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती क्या कि भाई बीएमसी जो है वो बिना चुनाव के, या एनएमएमसी जो है नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, कि बिना चुनाव के सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए रह सकती है, उसके अलावा ऐसा नहीं, आपको चुनाव कराने ही हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, इसका एक्सटेंशन जो है उसका एक्सटेंशन एक 6 महीने तक मिल सकता है, लेकिन ये अभी जो प्रशासन मुझे उतना कानून का उतना बता नहीं, मैं अगली बार इसका पूरा जानकारी लेके आपके दर्शकों के लिए आऊंगा मैं, लेकिन आई रियली वांट टू मुझे नो, उतना पता- क्योंकि सर देखिए एनएमएमसी में, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले 4 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं सर, 4 हाँ, years हाँ, yes. इलेक्शंस हैव नॉट टेकन प्लेस। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आल्सो इट्स बीन 2 years, और अभी भी हाँ. मतलब यहाँ तो 1 साल से ऊपर हो गया अभी मुंबई में, तो हाँ. जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हाँ. आप इस वक्त कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं है, आप मुंबई में हैं कि मुंबई के बाहर हैं, गाँव में हैं, आप कहाँ हैं? सर अभी मैं बाहर हूँ मुंबई से। बाहर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में, कहाँ है सर? जयपुर में है सर अभी। हाँ, कहाँ पे? जयपुर 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 में। अरे क्या बात है सर, वंडरफुल, अशोक गहलोत जी के शहर में है। जी, चलिए, जी। वेरी गुड। वहाँ पर तो कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। No बिल्कुल wonder। सर, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, तो अपनी सरकार के शहर में है तो आपका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, सीधा सीधा आ रहा है वहां से। बिल्कुल। तो ये भी लेकिन बता दें, सर- चलते चलते ये भी बता दें, चलिए बीजेपी महाराष्ट्र के ऊपर वापस आएंगे। अभी राजस्थान की क्या खबर है? राजस्थान में सचिन पायलट साहब ने जो एक थोड़ी सी बगावत करी थी, क्या वो थम गई है, खत्म हो गई है, सब सुलह हो गई, शेक हैंड हो गया, कि अभी भी अंदर कुछ चल रहा है सर? सर अभी अंदरूनी जो भी हो हर पार्टी में चलता रहेगा, लेकिन चुनाव में हम एक पार्टी बन के जरूर लड़ेंगे, जी। इतना मुझे सुनने को आया है। बाकी तो सत्ता के लिए हर पार्टी में ये जो भी राइवलरीज है वो जी। हर जगह पे है सर, वो कहाँ पे नहीं है। लेकिन राजस्थान का अगर पूछते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से कल 2-3 दिनों से मिल रहा हूँ, रिक्शा वाला हो या फिर कोई दुकान वाला हो, यहाँ का जो भी पैटर्न रहा है कि यहाँ के लोग एक बार में एक ही सरकार को चुन के देते हैं, अगली बार पलट देते हैं, तो शायद इस बार वो दिखेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे काम किया है, वो लोगों को भा गया है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो शायद यहाँ के लोग, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बता सकता हूँ, शायद निकाल दूंगा कि ये अशोक गहलोत जी के पक्ष में अपना वोटिंग दे देंगे सर अगले और साथ में इस बार बजट भी बहुत अच्छा आया है, इस बार बजट भी बिल्कुल वेलफेयर बजट है, मतलब हाँ, वेलफेयर बजट जो है जो उसी वेलफेयर बजट की बजट चर्चा है, पूरे आपने राजस्थान में की। आपने सीधा आम आदमी पार्टी का जो बजट है वो कॉपी पेस्ट किया है राजस्थान में, तो नहीं सर, हम सर हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा खुद का एक नजरिया है। जी जी, जी। लेकिन बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, एक चीज जरूर है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बड़ी अटेम्प्ट्स तो उसके हो रहे हैं, जो जो हाँ। हम लोगों को जो खबर मिली है, उद्धव ठाकरे जी हों, एनसीपी में जो लोग हों, अपने जितेंद्र आव्हाड साहब हों, बाकी सब लोग हों, अपने जो कांग्रेस में अशोक चौहान जी खुद हों, अलग अलग किस्म के जो लोग हैं वो भी हैं, वो सब लोग अभी वंचित अघाड़ी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप भी एमवीए में आ जाइए। तो आपको जी। कोई खबर आई है इसके बारे में क्या? नहीं सर, अभी तक तो कांग्रेस के साथ बातचीत की ज्यादा कुछ खबर नहीं है मुझे, और जी। ऐसा हुआ ही नहीं। पिछले अभी 1 महीने पहले, सॉरी 8 दिन पहले मुंबई में एक मीटिंग हुई थी हमारी पार्टी की, उस वक्त तो इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अशोक चौहान साहब जी के साथ ही मैं था प्रचार में, एपीएमसी के, मैं उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ, उन्हीं के साथ में काम करता हूँ, उन्हीं के जिले से हूँ। तो ऐसा तो अभी चल रहा नहीं। पिछली बार कुछ जिक्र हुआ था जब शिवसेना के साथ मीटिंग हुई थी, जी। लेकिन So finally, जो I भी think I think finally शिवसेना will decide. I think शिवसेना जी के साथ हो जाएगा जो कुछ भी होना होगा, right? All right, that's तो- it. Thank you so much, sir. Ghade Patil साहब, all the very best to you for Karnataka. I hope you win. Yes. All of you have worked very, very We hard. can, sir. Mr. Rahul Gandhi has worked very hard. His Bharat Jodo Yatra has really and truly done a lot of very good work. Thank you so Yes. much, sir, for joining us. Always Yes. a pleasure talking to you. So Thank nice you, of sir. you, and all the very best. Thank you so much, and I hope Mr. Thank Ajit you. Dada Pawar stays with you. And next Yes. time when we meet, we don't have a situation where Mr. Ajit Dada Pawar is with the BJP. Okay.
सर सर एक बात बताना चाहूंगा, वो जो बोलिए। 74th अमेंडमेंट जो है जी। उसके अनुसार ये जो इलेक्शंस है वो 5 इयर्स के टाइम तक 5 years, इलेक्शन, oh God, that's terrible, हाँ हाँ oh God. हाँ, और उसका जो कार्यकाल है किसी भी सरकार का वो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, और विद इन 5 ईयर वो इलेक्शंस ले सकते हैं, तो उनके पास बाय अभी 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 उनके पास 4 साल और पड़े। हाँ हाँ एग्जैक्टली सर, exactly. Right, thank you so much, sir. Thank you very much. Always a pleasure talking to you. All the very best. Right, and we were talking about the Vanchit Agadi right now, and I think we have Mr. Bhushan Shinde of the Vanchit Agadi with us. Bhushan Shinde साहब नमस्कार। नमस्कार, जय भीम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम। कैसे हैं सर? सर बढ़िया। पहले तो ये बताएं भूषण शिंदे साहब, क्या आपकी बातचीत चल रही है शिवसेना के साथ या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कि भाई एमवीए में आप लोग आ जाएं, कि एमवीए में आप लोग आ जाएं, क्योंकि एमवीए में आप लोग अगर आ गए फिर तो एमवीए को हराना नामुमकिन है, फिर तो नहीं, फिर तो मतलब खत्म है, बाकी सब लोग को टाटा है। तो और ये कब तक हो जाएगा भूषण शिंदे साहब, ये बताएं जरा। हमारे जो नेता हैं जी, एडवोकेट प्रकाश जी अम्बेडकर जी, उनकी बात चालू है, बात हो गई है, मतलब हमारी सरकार के साथ, शिवसेना के साथ गठबंधन हमारी हो चुकी है जी, इस आने वाली मुंबई महानगर पालिका के लिए जी, और एमयूए के लिए बात उद्धव ठाकरे साहब जी करेंगे जी। कि उसमें हमारा जो पार्टिसिपेंट क्या रहेगा, हमारे पार्ट कितना रहेगा, वो सब बात उद्धव ठाकरे जी करेंगे। ऐसा लास्ट टाइम स्टेटमेंट हमारे जो लीडर है प्रकाश जी अम्बेडकर उन्होंने दिया है। जी, वंडरफुल। लेकिन आज की तारीख में आप ये बताएं कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसकी शुरुआत करी थी बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, ठीक है साहब, और वो बढ़ गई अलग अलग फैक्शन में बढ़ गई। बहुत बार मैंने खुद देखा, ये उसका आई विटनेस मैं खुद हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ कि कोशिश की गई प्रकाश जी के द्वारा, बाकी सब लोगों के द्वारा भी, सबसे ज़्यादा प्रकाश अम्बेडकर जी ने कोशिश करी है कि भाई ये सारे फैक्शन इकट्ठे आ जाएं, क्योंकि देखिए साहब, एक बार अगर आरपीआई इकट्ठी हो जाती है तो सबसे बड़ा फैक्टर बन जाती है पूरे महाराष्ट्र में, फिर उसको हराना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या बीच में बार बार आ जाता है कि यूनिटी नहीं हो पाती है, इसके बारे में जरा बताएं शिंदे साहब। सर यूनिटी नहीं होने के बहुत सारे रीजंस हैं। बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि बाबा साहब के बाद हर एक को लगता है कि हम ही सुप्रीम लीडर है जी, और एक दूसरे की बात नहीं माननी है, और बाला साहब अम्बेडकर की जो बात है वो इन सबसे अलग है। उनको अपनी बात रखनी है, उनको समाज की बात रखनी है। और मैं इसके बारे में सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर के बारे में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, हमारे जो लीडर है, अभी अपने 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन देखा, जब कांग्रेस हमसे बात कर रही थी तब एक ही बात चल रही थी कि एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस को 12 जगह मांगी थी जी, कि हम इलेक्शन में आपके साथ आएंगे तो आप हमको 12 जगह लोकसभा का सीट देना, तो हम आपके साथ आने के लिए रेडी हो गए। उसके बाद 2 महीने तक बात चली पर कांग्रेस उसके लिए रेडी नहीं थी। बट सर इन पार्ट ऑफ बाकी के हम लीडर देखेंगे तो उन्होंने आज तक कभी 12 जगह किसी कोई भी आरपीआई लीडर ने मांगी नहीं है सर जी। एक दो जो मिलती है वो भी राज्यसभा की हम लेने के लिए खुशी खुशी तैयार है, बस हम आपके साथ चलने के लिए, बस आपको हम हमारे साथ ले लो, यही बात चलती है। बट बाला साहब अम्बेडकर का जो पॉलिटिक्स है, आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी एमपी एमएलए है ना, वो सर बहुत ही वंचित मतलब वंचित समूह से आते हैं जी। तो उनका सीधा सीधा बाबा साहब का जो प्रयत्न था कि इधर के बहुजनों को जो सत्ता मिलनी चाहिए, और वो देने का काम एडवोकेट बाला साहब जी कर रहे हैं। बाला साहब जी खुद एमपी थे, तब के प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुद मंत्रिमंडल में आने के लिए भी बोला था, बट उन्होंने नहीं बोला, और उनका जो बहुजनों के विकास के लिए जो काम चले वो आज तक चालू ही है। और आज भी बहुत ही भटके विमुक्त और जो बहुजन लोग हैं, वंचित समूह है, उनको लेके वो आज एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सिर्फ बौद्धों का पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं जी। तो इसलिए सर आज तक का जो पॉलिटिक्स है वो बाला साहब अम्बेडकर का अच्छा है, और ये जो बाकी रिपब्लिकन है सर वो सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे हैं हमारे समाज के नाम पे, कोई स्ट्रेट पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। जो बाबा साहब ने जो हमें कुछ देय दिए हैं उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, और बाला साहब जी वो काम कर रहे हैं, हर एक वंचित को लेने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पर शिंदे साहब ये बताएं कि जैसे उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी करके है एक, तो भीम आर्मी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, भले जैसे भी किया हो लेकिन किया। तो
बीच में एक बात और भी आई थी कि जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जितने भी वंचित अगाड़ी हो गई या जितने भी दलित फैक्शंस हैं वो सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे, ये बात हुई। उसमें कोई आगे कोई बातचीत बढ़ी या नहीं बढ़ी या क्या हुआ उसमें? नहीं, फिलहाल सर नेशनल लेवल पे कोई बात नहीं चली। फिलहाल महाराष्ट्र लेवल पे बात चालू है। अभी उस पे ही सुप्रीमो हमारे जो सुप्रीमो है बाला साहब जी, वही उस पे ही बात चालू है। अभी आगे का स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा उसके पे ही चल रहा है, और मुंबई जितनी भी महानगर पालिका चालू है फिलहाल उसकी स्ट्रेटेजी पे बात चालू है। क्योंकि आप अगर छोटा सा एक हिसाब अगर लगाएं, मतलब बड़े आराम से अरिथमेटिक हिसाब भी अगर आप लगाएं कि कम से कम वंचित अगाड़ी का अगर कम से कम वोट शेयर लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं एवरेज भी लें, कम से कम लें, तो मिनिमम 7% से 8% है। यस एग्जैक्टली। उद्धव ठाकरे जी की जो सेना है उसका 16% हुआ करता था पहले, और चलिए एकनाथ शिंदे जी के जाने के बाद वो रह गया होगा 10 के 11% रह गया होगा, चलो 12% होगा। और यस कांग्रेस और एनसीपी का मिलाकर के 33% है। तो मतलब आप 50% के आसपास हैं अगर आप इकट्ठे आ जाते हैं तो। और Yes, अगर sir, एक yes. बार अगर आप लोग इकट्ठे आ गए तो फिर तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब वो तो जीत नहीं पाएंगे। तो अकल की बात तो ये होगी कि सब लोग इकट्ठे आ जाएं। एग्जैक्टली सर। आपको लगता है कि सब लोग इकट्ठे आएंगे? सर आना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी है, आनी चाहिए। बट सर यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि आज देखो न्यूज में भी चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी आनी चाहिए। ये बात आप सबको लग रही है, हम सबको भी लग रही है सर जी। सर ये वैल्यू क्रिएशन बाला साहब अम्बेडकर के जो पॉलिटिक्स ने जो किया है जी। आज जो वैल्यू है, मतलब जो नेशनल पार्टीज है जो हमसे बड़ी बड़ी है, जिन्होंने ऑलरेडी सत्ता में आ चुके हैं, उनको वैल्यू नहीं थी, वो आज वैल्यू क्रिएशन बाला साहब अम्बेडकर जी ने किया है जी। और अगर हमको अच्छे से हिस्सेदारी मिलती है, मतलब ऐसे नहीं कि 2 और 3 जगह की नहीं सर, जो बाकी के पार्टी को मिलती है वही उसी तरह से हमको अगर हिस्सेदारी मिलती है तो हम जरूर सर आएंगे ना महाविकास आघाड़ी में। जी, which is absolutely true because at the end of the day the party has to be treated with respect. पार्टी की रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है, उसके बिना मतलब नहीं हो सकता, सीधी सादी बात है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, आप वंचित अगाड़ी से हैं। yes. आप ये बताएं, मैं पहले ज्यादा नहीं जाता, मैं नहीं जाता 20 साल पहले क्या हुआ, 30 साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ, छोड़िए। अभी पिछले 5 या 6 साल में दलितों की जो स्थिति है, वंचित समाज की जो स्थिति है, ओबीसी की जो स्थिति है, क्या वो उसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है, उसमें कोई सुधारीकरण हुआ है, या हमारी सरकारें जो हैं जितनी भी सरकारें आई हैं सब लोगों ने बिल्कुल वैसे ही काम किया है जैसे कि पहले करते थे, सिर्फ मुंह जबानी बात करी है और लोगों के लिए असल में ज्यादा कुछ नहीं किया है? बताएं। सर कोई हालात बदले नहीं है, बदले नहीं हमारी जो परिस्थिति, हाँ कोई सरकार ने हमारे लिए कुछ अच्छे से कुछ नया किया है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ क्योंकि आपको मैं अभी मतलब एक 10-15 दिन की बात कर सकता हूँ सर। हमारे पीएचडी स्टूडेंट 2 महीने से अनशन के लिए बैठे थे औरंगाबाद में। 2 महीने से संभाजी तो औरंगाबाद में। जी हाँ, तो सर 2 महीने बाद उनको हमें आज भी संघर्ष करके हमको कुछ चाहिए तो संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए अनशन पे बैठना पड़ता है, तब जाके हमें कोई चीज मिलती है। हमारी जो शिक्षा है, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हमें जो हक और अधिकार मिले हैं सर, वो आज भी हमको संघर्ष करना पड़ता है तब जाके मिलती है। तो कोई सरकार ने हमारे लिए ऐसा खास काम नहीं किया है कि चलो इनके लिए मतलब बहुत इजीली हमको कुछ मिले। उसके लिए आज भी हमको रास्ते पे उतरना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही इजीली मिलता है सर। तो मतलब जो भी अभी चीजें चेंजेस हुई है ना सर, उसके मतलब 2 ही मतलब ये हो सकते हैं उसके पीछे, एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरा है उनका संविधान सर। तो वो ये जो पार्टीज है, नहीं ये बताएं, जो वंचित समाज से जो पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं, क्या आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं या उनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हो गई? ऑन पेपर तो पूरी हो गई है, बट प्रैक्टिकली जब वो एडमिशन लेंगे तो उनकी फीस वगैरह वो वेव ऑफ हो जाती है तो हम मान सकते हैं कि यस उन्होंने दिया है। बट सर आप देख सकते हो कि 70 साल बाद भी हमें हमारे शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बट संघर्ष की ताकत तो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिली है। इवन एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी भी उन स्टूडेंट के साथ थे जी, और उन्होंने उनकी हिम्मत जुटाई, तब जाके वो मामला सॉल्व हो गया है। अभी स्टूडेंट को आगे कैसे ट्रीट किया जाता है उसके ऊपर है सर। जी,
देखिए साहब, कुछ साल पहले, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, आप तो बहुत यंग लगते हैं, खैरलांजी एक जगह है, हाँ वहां पे मोतमांगे परिवार का नरसंहार हुआ था। हम लोग ऊपर वाले का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसमें भी लोगों को न्याय दिलवाने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ा, अपने आप न्याय नहीं मिला। क्या आज नहीं। भी गांव खेड़े में वैसी स्थिति है या स्थिति बदल गई? सर स्थिति नहीं बदली सर। अभी तक नहीं और बदली है। खैरलाल जी, मैं तब स्कूल में था सर, 9th या 10th क्लास में था जब वो खैरलाल जी जी, तब मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था, पर मैंने कई साल बाद जब वो पढ़ी तब सर मेरे आंख में आंसू आए थे कि किसी के साथ इतना बुरा कौन कैसे बर्ताव कर सकता है, क्योंकि जाति के होने के बाद सर खैरलाल जी के बाद यूपी के उन्नाव में भी तो ये सेम हालत हुई थी सर। आज भी महाराष्ट्र में भी यही हालत है, बहुत सारे जिले में, हमारे मेट्रो सिटीज में नहीं है, बट जो गांव खेड़े हैं वहां पे ये हालत है सर आज भी। उसके लिए सर हम लास्ट टाइम ही सर एक न्यूज था सर, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, वो गांव के लोग उनको अंबेडकर जयंती, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हमारा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया सेलिब्रेट करता है सर, उनकी जयंती नहीं करने दे रहे थे, इसलिए वो सब गांव से निकल के जा रहे थे सर। ये महाराष्ट्र गांव की ये सर, और मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको गांव का नाम बता देता सर, पर ये महाराष्ट्र की इस साल की 2022 की सर सिचुएशन है। और बहुत सारे ऐसे सर हादसे होते रहते हैं, हर साल जयंती में कोई कैसे पथराव आ जाता है, कोई हमारे फंक्शन में कोई घर पे घुस के मार देता है, ऐसी सिचुएशन अभी तक बदली नहीं है सर। बट क्या होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, और हम जो पीड़ित है हम उन तक पहुंचते हैं सर, बट जब तक हम लोग पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है सर जी। फिर उसके बाद हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि हम सबको सर हमारे संविधान पे विश्वास रखना है, हम संविधान की लड़ाई हम सबको लड़। लेकिन शिंदे साहब ये बताएं, लोगों को इन सब चीजों से बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए, सब लोगों को साथ लाने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि क्या होता है, एक जगह पर सब स्थिति ठीक होती है, दूसरी जगह पे खराब हो जाती है, उस जगह पर ठीक होती है, फिर तीसरी जगह पे खराब हो जाती है। ये तो बिल्कुल अनएंडिंग स्टोरी है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ये खत्म कैसे होगा, ये बताएं शिंदे साहब। सर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं आपको इसके बारे में? जी प्लीज। सर मेरा ओपिनियन है सर, हमें अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको एक मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, हमें शिक्षित बनना है सर। सर हमारी एजुकेशन डेवलपमेंट करनी पड़ेगी सर इसके लिए, तब जाके हमारी सोच बदलेगी, तब जाके ये कास्टिज्म बंद होगा सर। हमारे गांव खेड़े में आज तक, मैं मेरी जाति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि अच्छे स्कूल नहीं है सर, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है सर, राइट। अगर टीचर है तो वहां पे स्टूडेंट नहीं है सर। सर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, हम सबको उनको एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो फुले शाहू अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ेंगे, महात्मा गांधी पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू पढ़ेंगे सर, तब कोई सर ये जिनके मैंने नाम लिए ना, ये कोई जातिवादी नहीं थे सर, इन्होंने सिर्फ भारत के लिए काम किया है, इनको सिर्फ पता था हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य, हमारा भारत देश। और ये सब लोग अगर ये सब नेताओं को पढ़ते हैं, लीडर्स को पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से भारत की जाति खत्म हो जाएगी सर। पर हमको इनको पढ़ाना पड़ेगा सर, इसके लिए हमें स्कूल्स पे हमारा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब हम छोटे रहते हैं तो तभी जाके हमारी सर एक व्यू बन जाता है कि मैं कौन से समाज से हूं, मैं कौन से जाति से हूं। अगर हमें सही समय में ही ये जाति के चारों ओर से बाहर निकाला जाएगा, तब जाके हम इंसान बनेंगे, हम भारत के नागरिक बनेंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था कि मैं प्रथमता भारतीय और अंतमता भारतीय, ये सीख अगर हमारे स्कूल में हर बच्चों को दी जाएगी तो हमारी जाति नष्ट हो जाएगी, और ये जो इंटरनल मैटर है वो खत्म होके सर भारत एक युवाओं का देश है, वो बहुत आगे जाएगा सर। लेकिन भूषण शिंदे साहब, आपके खुद के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जहां पर आपको लगा हो कि आपकी जाति की वजह से आपके साथ अन्याय हुआ हो व्यक्तिगत तौर पर? मेरे साथ 2018 में जो भीमा कोरेगांव हुआ था, तब वो स्पॉट पे मैं था, भीमा कोरेगांव पुणे जो स्पॉट था वहां पे मैं खुद था, पुणे के आगे जाकर के, पुणे के आगे जाकर के। जी। तो उस साल पे मैं बस में था, मेरे बस ड्राइवर को पकड़ के आए,
और उन लोग बोल रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलो। तो मैंने तो खुद ही बोला इसमें बोलने की क्या जरूरत है, बट हम तो ऑलरेडी उनको जय जयकार ही करते हैं और लाइफ टाइम करते ही रहेंगे। तब जाके मेरी बस बची थी, बट मेरे आगे वाली बस, मेरे पीछे वाली बस पे बहुत ज्यादा पथराव हुआ था। तब जाके मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी कि यार मैं तो ऐसे महाराष्ट्र में रहता हूँ कि जिस महाराष्ट्र के महापुरुषों के इतिहास की वजह से भारत का पूरा इतिहास मतलब बदल गया है और अच्छे राह पे चल रहा है। जातिवाद देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही मुझे दुखदायक बात थी सर उस टाइम पे। ये मेरे साथ मेरा ये अनुभव था सर। लेकिन जहाँ तक भीमा कोरेगांव का सवाल है, भीमा कोरेगांव हर साल, और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको प्रॉपरली सेलिब्रेट करने का ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि महार रेजिमेंट ने सिर्फ कितने 300 के 400 थे, उन्होंने 20,000 सैनिकों की फौज को पछाड़ दिया था। तो मेरा ये कहना है अगर कोई उसको सेलिब्रेट करना चाहता है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। मेरी समझ के बाहर है ये मेरे दिमाग में बात घुसती नहीं है। आपके दिमाग में बात घुसती है ये? मतलब मेरे दिमाग में अभी तक बात नहीं घुसती। सर ये क्या होता है कि ये जो महार जो है ना सर, वो वंचित समाज है सर जी, वंचित समूह से आता है। अगर इस वंचित समूह का इतिहास इतना गौरवशाली इतिहास है, अगर यह सामने आया तो जो खुद को क्षत्रिय समझते हैं उनको ऐसा लगता है कि फिर ये बहुजन लोगों का इतना गौरवशाली इतिहास किसी को बताने का नहीं है सर, इसलिए इतने दिनों तक इसको छुपा के रखा था सर। ये बाबा साहब जी ने जब महार बटालियन की स्थापना की थी तब ये रेफरेंस दिया था कि महारों का इतना गौरवशाली इतिहास है, महार एक अच्छी लड़ाऊ जाति है। तब जाके भीमा कोरेगांव का जो रेफरेंस सर हिंदुस्तानी फौज में एक पूरी महार रेजिमेंट है जिसने 4 महावीर चक्र पाए हैं, ना जाने कितने सेना मेडल मिले हैं, ना जाने क्या कुछ मिला। तो जो लोग इस किस्म की बात अभी भी कर रहे हैं, या तो वो इतिहास जानते नहीं है या जानते हुए भी अंधे बन रहे हैं, ये ना जानकार बन रहे हैं। सर हमारे इतिहास को ही पूरा इन्होंने क्या बोलते हैं उसको मैनिपुलेट करके रख दिया है। जी आई अंडरस्टैंड सर। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर में अभी भी निगोशिएशन चल रही हैं टू कम बैक टू पॉलिटिक्स। अगर राजनीति की बात अभी करें तो अभी भी बातचीत चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बातचीत में कुछ हो जाए, बड़ी अच्छी बात रहे, और ये पूरा दारोमदार सिर्फ शिवसेना पर ही ना रहे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी को भी इसमें आगे आना पड़ेगा और हाथ मिलाना पड़ेगा। एनसीपी तो तैयार है जहां तक मैं जानता हूं, एनसीपी इज रेडी, बट इज द कांग्रेस रेडी? आई डोंट नो। शिंदे साहब, we'll have him back in just a minute. शिंदे साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? I think we seem to have lost him. जी शिंदे साहब, क्या कांग्रेस भी तैयार है इसके लिए? क्योंकि एनसीपी तो तैयार है, शिवसेना तो तैयार है। यस एक कैमरा ऑन है माझा। भूषण शिंदे जी, I can't see you. I can't see you. कैमरा ऑन है, ठीक है। Right, with us is Mr. Bhushan Shinde. We are trying to get him back on. There seems to be a little bit of a technical issue. Not really a technical issue. It happens. Right, Mr. Bhushan Shinde. So why can't I see him? Can we have him on, please? If he is ready. Right, he is ready. हाँ सर। I can see you now. Sir, आप अपने आप को, आपका फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है सर, रहने दीजिए। यस या राइट। तो शिंदे साहब, आखिरी सवाल ये बताएं, एनसीपी और शिवसेना, ये तो हमें मालूम है शिवसेना तो आपके साथ बातचीत कर ही रही है, और जहां तक राष्ट्रवादी का प्रश्न है, राष्ट्रवादी भी तकरीबन तैयार है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रॉब्लम है इसमें जुड़ने में साथ में? आपकी आवाज कट रही है सर। अभी आ रही है आवाज आपको? अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे भूषण शिंदे जी? हाँ अभी आवाज आ रही है सर, अभी आवाज आ रही है सर। क्या कांग्रेस भी तैयार है वंचित अघाड़ी के साथ अलायंस करने के लिए? यस सर, वो भी तैयार है हमारे साथ आने के लिए, और हम भी तैयार हैं, बट वो बराबरी का हिस्सा देंगे तो हम जरूर इस महाविकास आघाड़ी में लड़ेंगे सर साथ में। Wonderful, absolutely wonderful. Right, thank you so much, sir.
भूषण शिंदे साहब, पहली बार आप हमारे शो में आए, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आगे बढ़ें। आप जैसे नौजवानों की देश को बहुत बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भीम। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भवानी, जय शिवाजी। Right, that's just about it. We tried to get Pradeep ji, but I've been told he's not picking up the phone. He's in a marriage, so I don't think he may have heard it. But right, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. Please do send in your comments. Mr. Sharad Pawar resigning as president of the NCP, and that is the biggest news of the day. Will Mr. Ajit Dada Pawar join the BJP, as in have an alliance with the BJP, and will the rest of the NCP support him? Does he want to have an alliance with the BJP? Now that question is still not clear. But very, very interesting times ahead, and that's just about it for tonight's show. आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।